हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो कम्प्लीटली एक्सेल के ऊपर रहने वाली है। यूजुअली एक्सेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके अंदर हम यूजुअली डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। एआई का दौर है, मगर एआई के दौर के अंदर भी एक्सेल का इस्तेमाल भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर एक्सेल को डेटा एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। और यकीनन अगर आपने ये वीडियो ओपन की है तो आपको भी एक्सेल के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर आपको एक्सेल पहले से बिल्कुल यूज़ करना नहीं आता तो हम बहुत ही बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं। और आखिर में आप लोगों को डैशबोर्ड्स भी क्रिएट करते हुए हम ज़रूर दिखाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक फार्मूलाज से लेकर कुछ एडवांस फार्मूलाज और साथ ही किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म की जाए वो भी हम ज़रूर सीखेंगे, और किस तरीके से जो वो हम पिवट टेबल्स और इसी के दूसरी तरीके से पिवट चार्ट्स और डिफरेंट डैशबोर्ड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो सब के सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ओके, तो इस वक्त हमने एक्सेल ओपन किया हुआ है। ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस वक्त हम एक्सेल के अंदर आ गए हैं। बुक वन के नाम से फ़ाइल इसने क्रिएट कर दी है, मगर ये फ़ाइल कंप्यूटर में सेव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल क्रिएट की गई है। तो अगर आपको इसको कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ से अपने ब्राउज़ करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई लोकेशन दे देंगे। मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने वाला क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ बेसिक्स, ताकि हम इस वीडियो के अंदर बेसिक चीज़ों को जो है वो हम सीख सकें। बेसिक के नाम से मैंने एक वर्कबुक क्रिएट की है। याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर जो आप फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम वर्कबुक कहते हैं। तो एक्सेल की फाइल्स बेसिकली वर्कबुक यानी कि कंप्लीट एक बुक कहलाती है, जिसके अंदर हम अलग अलग वर्कशीट्स बना रहे होते हैं। आप इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास कोई एक फ़ाइल है जिसके अंदर आप अलग अलग शीट्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर भी एक ही वर्कबुक के अंदर भी आप हज़ारों वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं। यूजुअली हम हज़ारों पे नहीं जाते, हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम वर्कशीट्स रखें ताकि हमारा मैस क्रिएट ना हो, मगर इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी शीट्स क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल मेरी तरह एक्सेल का कोई लेटेस्ट वर्जन है तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक शीट क्रिएट हुई होगी। अगर आपके पास 2016 से पुराना कोई वर्जन है तो यहाँ पे 3 शीट क्रिएट की हुई हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई भी वर्जन है। हम ज़्यादातर चीज़ें वही सीखेंगे जो तमाम एक्सेल के वर्जन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। इवन अगर आप गूगल का शीट भी इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल सिमिलर होंगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो पहले इसका हम ओवरव्यू लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सेल का ज़्यादातर इस्तेमाल डेटा एनालिटिक्स के लिए होता है, और आप डेटा को एनालाइज करने के लिए इसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं और डेटा की एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, डेटा की समरीज निकालते हैं, नंबर्स की इंटरप्रिटेशन करके आप अपने जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टैब्स नज़र आ रही हैं, और जिस तरीके से अगर आपने वर्ड की मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इसमें काफ़ी सारी टैब्स सिमिलर नज़र आ रही होंगी। यह हमारी होम की टैब है, जिसके अंदर हम बेसिक फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ अलाइनमेंट के भी कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इंसर्ट के टैब में भी हमारे कुछ ऑप्शन सिमिलर होंगे, जैसा कि पिक्चर ऐड करना और इसी तरीके से टेबल ऐड करना। बाकी ऑप्शन को हम ज़रूर इसमें देखने वाले होंगे। पेज लेआउट के अंदर जाके आप अपने प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ में प्रिंट आउट निकालना है, और अगर आपको प्रिंट नहीं निकालने तो इसको आपको साइज सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिटेंशन भी रख सकते हैं। यूजुअली ये सारी की सारी प्रिंट्स के लिए सेटिंग होती हैं अगर आप प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं। फार्मूलाज के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट फार्मूलाज लगा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इन डायरेक्ट फार्मूलाज के बजाय हम खुद से फार्मूलाज क्रिएट करना सीखें और ख़ुद से फार्मूलाज इंप्लीमेंट करना सीख लें। और उसकी वजह ये होगी कि अक्सर औक़ात हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के फार्मूलाज लगाने होते हैं, तो उसके लिए अगर आपको खुद से फार्मूलाज टाइप करना या यूज़ करना नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसीलिए हम खुद से फार्मूलाज क्रिएट करना सीखेंगे। डेटा की टैब है, इसमें से भी कुछ हम ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले होंगे। रिव्यू की टैब में भी आपने देखा होगा जैसे कमेंट्स वगैरह के ऑप्शन बिल्कुल पहले की तरह ही है। और व्यू की टैब के अंदर कुछ बेसिक व्यू की सेटिंग्स हैं, जैसा कि हमारे पास जूम के फीचर्स हैं, और इसी तरीके से ग्रिड लाइंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मुझे ग्रिड लाइंस को ऑन रखना है ताकि मैं सेल्स देख सकूँ कि मेरे सेल्स कहाँ पर मौजूद है। हेडिंग्स यानी कि आपके पास यहाँ पे जो लेटर्स शो हो रहे हैं आप उनको भी ऑफ कर सकते हैं। यूजुअली ये डैशबोर्ड के लिए क्लिक किया जाता है, बट हम फिलहाल क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी है तो हमें ये सारे के सारे ऑन रखने हैं। होम की टैब पे वापस आ जाते हैं। तमाम टैब्स का मैंने आपको बेसिक रिव्यू दे दिया है। अब हम बेसिक किस्म की एडिटिंग इसमें सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल के अंदर अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना हो तो वो किस तरह से करते हैं। शीट को यहाँ से जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस मौजूद होंगे, तो शीट को हम जूम इन कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ शीट हमारी जूम इन हुई है। फ़ॉन्ट साइज़ स्टिल हमारा 11 और कैलिबरी फ़ॉन्ट है।
तो किसी भी सेल में अगर आपको टाइप करना हो, आप सेल के ऊपर माउस से जाके आप क्लिक कीजिए और उसके अंदर टाइप कर लेते हैं आप। हम इसमें जो है वो अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि टाइपिंग करना बहुत आसान है। जैसे आप टाइप कर लें, मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ और वर्ड टाइप करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक का वर्ड टाइप किया और जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा और आपका डेटा इसमें एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई और वर्ड टाइप करते हैं, इंट्रो, और इसी की तरीके से अगर आप अपने जो आपके एरो कीज़ हैं आप इसके ज़रिए भी मूव कर सकते हैं और टैब के ज़रिए भी मूव कर सकते हैं। अगर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो आगे की तरफ को शिफ्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक एडिटिंग है। और इसी तरीके से अगर किसी टेक्स्ट को दोबारा से ओवरराइट करना हो, खाली आप उसके ऊपर जाके आप जिसको जाके हाईलाइट करते हैं, इसकी पोजीशन देख लीजिएगा कि इसके अंदर कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी लिखेंगे उसको कंप्लीटली ओवरराइट कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। तो आपने अगर इसी तरीके से इसके अंदर कोई वर्ड लिखा हुआ है इंट्रो और आपने इसको इंट्रोडक्शन फुल बाद में लिखना था, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपको इसको एडिटिंग मोड में जाना होगा। एडिटिंग मोड में जाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अब देखिए आप इसके अंदर एडिटिंग मोड में आ गए हैं और आप इसमें मज़ीद टेक्स्ट आगे लिख सकते हैं। और अगर आपको एडिटिंग मोड में आने का दूसरा तरीका देखना है शॉर्टकट की, जो है हमारे पास F2, आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं तब भी आप इसके एडिटिंग मोड में आ जाते हैं और इसके अंदर आप टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं। टेक्स्ट जो है आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कॉलम से एक्सीड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं A और यहाँ पे भी हम जाके कुछ लिख देते हैं हमारे, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट जो है जो हमने इसमें लिखा था, क्योंकि वो सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा, ये सिंगल सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सिंगल जो बॉक्सेस हैं इनको हम सेल कहते हैं। और अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा तो आपको इसको एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड करने का तरीका क्या है कि आप ऊपर यहाँ पे कॉलम पर आ जाते हैं। ये जो ABCD लिखे हुए हैं ये कॉलम के नाम है, ताकि हम पहचान तो सकें। अगर हम बात कर रहे हो यहाँ की तो हमें पता चले ये F का कॉलम है, ये G का कॉलम है। तो खैर B के कॉलम को अगर आपको एक्सपेंड करना हो, आप यहाँ पे माउस लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने वर्ड में टेबल्स को किया था, और आप यहाँ से इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आप इस पर जाकर डबल क्लिक करें तो जितना इसमें टेक्स्ट होगा उतना ही वो ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाएगा। मैनुअल एक्सपेंड करने के लिए आप इसको ड्रैग करते हैं, और भी तरीके होंगे इसको एक्सपेंड करने के, जिसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये हमारे पास दो तरीके हमने सीख लिए कि किस तरीके से हम कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कॉलम्स को हम कैसे पहचानते हैं ABCD करके, ठीक है। किसी भी कॉलम पे क्लिक करें तो कैसे पता चलेगा कि ये रो कौन सी है, तो रो के लिए यहाँ पे इंडिकेशंस हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये रो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ABCD करके हमारे पास जहाँ ये जो है ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 ये हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। तो जैसे पर्टिकुलर कोई आपके पास सेल हो, जैसे ये सेल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये D और ये 3 D3। यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, ये भी आपको बता रहा होगा ये कौन सा कॉलम है, ये नेम बॉक्स कहलाता है। ये बॉक्सेस के जो नाम है वो आपको बता रहा होता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर गया, अब ये बता रहा है B1, क्योंकि कॉलम B है और रो नंबर 1 है। किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको सेल के रेफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। ये सेल के रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि हम फार्मूला जब इंप्लीमेंट करेंगे तो सेल का रेफरेंस बता रहे होंगे। अब इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाइए तो जैसे ही हमारे पास लेटर Z आएगा तो Z के बाद अगला कॉलम AA है, फिर अगला AB है, फिर AC है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे काउंटिंग भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हमको सामने सबसे लास्ट कॉलम के ऊपर जाना है तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और एरो को जो है वो हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो सबसे आखिरी कॉलम नज़र आ रहा है वो XFD है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी कॉलम है। ये तकरीबन 16,300 कुछ करके ये हमारा जो है वो कॉलम बनता है। तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट हमारा कॉलम है। और इसी तरीके से हमने लास्ट रो पे जाना हो तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और एरो डाउन पे प्रेस करेंगे तो आप इस वक्त सबसे लास्ट रो पे आ चुके हैं। ये हमारी सबसे लास्ट रो है। एक शीट की लिमिटेशन होती है, ठीक है। जो हमारे पास वर्कशीट 1 है, जो शीट 1 के नाम से लिखी हुई है, ये इस शीट की लिमिटेशन है, इसके कॉलम और सेल दोनों लिमिटेड हैं। तो जैसे ही आपकी ये फिल हो जाए या आपको किसी और मकसद के लिए दूसरी शीट क्रिएट करनी हो तो आपको यहाँ पे प्लस का बटन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे अब आपके पास दूसरी शीट आ गई है। अब इसमें दूसरा टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक और चाहिए तो प्लस पे क्लिक करें, एक और बना लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे शीट्स बनती जाएंगी। हम शीट 1 पर वापस आते हैं।
कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं और हम टॉप पे क्लिक करते हैं तो वापस आ गए, और हम इस तरह प्रेस करते हैं तो हम वापस अपने सेल के ऊपर आ चुके हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने सेल्स के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। शीट्स भी क्रिएट कर चुके हैं। किसी भी शीट को आपको रीनेम करना हो तो बहुत आसान तरीका है, डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ बेसिक्स, क्योंकि हम इसमें बेसिक के ऊपर बातें करने वाले हैं। दूसरा तरीका शीट को रीनेम करने का ये भी है कि आप टैब के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ आपको रीनेम और डिलीट दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। इंसर्ट के ज़रिए आप नहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ से इंसर्ट की थी। शीट को आप मूव भी कर सकते हैं और इसको प्रेस करके रखें और ड्रैग करें, आप इन शीट्स को फ्रंट एंड बैक के ऊपर मूव कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर ज़्यादा शीट्स बन जाएंगी तो यहाँ पे आपके ये एरो के बटन्स हैं जो आपको शीट के अंदर नेविगेशन करवा कर दे सकते हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें देख ली हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट को ऐड करते हैं। हमने अपनी लास्ट रो और लास्ट कॉलम और कॉलम्स को भी पहचान लिया कि किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर सेल को जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें देख ली हैं। अब हम चलते हैं कुछ फार्मूलाज की तरफ, और फार्मूला के ऊपर जाने से पहले हम नंबर फॉर्मेटिंग को भी देख लेंगे और फॉर्मेटिंग को भी देख लेंगे। ओके जी, तो हमने बहुत ही बेसिक किस्म की एडिटिंग सीख ली है, और अब हम इस वक्त आ रहे हैं कि कुछ और चीज़ें हम ज़रा सीख लें। तो आपको अगर सेल के अंदर डेटा डिलीट करना हो तो वो देखते हैं, वो बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी सेल के ऊपर आएँ, डिलीट का बटन दबा दीजिए तो सेल का डेटा डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी सेल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या पेस्ट करना हो तो कंट्रोल C से हमने किसी भी सेल को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी दूसरी जगह जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। एडजेसेंट कॉलम को सेलेक्ट करना हो, मतलब उसके जो साथ वाला कॉलम है, तो आपने क्या काम करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और आप एरो कीज़ जो मूव करेंगे, अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो आप राइट साइड के कॉलम सेलेक्ट कर रहे होंगे, अगर आप डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं तो डाउन के कॉलम सेलेक्ट हो रहे होंगे। तो इसी तरीके से जो है वो आप अपने एडजेसेंट कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नॉन एडजेसेंट कॉलम है, जैसा कि आपको ये वाला और ये वाला सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो एक ये सेल सेलेक्ट हो गया और एक ये सेल सेलेक्ट हो गया। आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो दोनों डिलीट हो सकते हैं। अब जैसे ये मौजूद है, अब हम इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग देखते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पे जाके जो है उसके फ़ॉन्ट, आपको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप इसका फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड है और आइटैलिक है और इसी तरीके से अंडरलाइन है। ये बोल्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी बोल्ड के ऊपर मौजूद था, तो आपको ये ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें जो कि आपको बोल्ड अलग से दिखे। तो देखिए कंट्रोल B से बोल्ड होता है, आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल I से आइटैलिक होता है और इसी तरीके से कंट्रोल U से अंडरलाइन है, और यहाँ से अंडरलाइन आप सेलेक्ट करना चाहें कर भी सकते हैं। डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। और इसी तरीके से ये बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये आपको जो बॉर्डर्स नज़र आ रही हैं एक्चुअली बॉर्डर्स नहीं हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यू से जाके आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट में शो नहीं होती। जब आप प्रिंट की तरफ जाएंगे तो ये सेल्स आपको शो नहीं होते। अगर आपको प्रिंट में शो करानी है तो आपको बॉर्डर्स लगाने होते हैं। जैसे आपने इस सेल को सेलेक्ट किया और आप यहाँ से जाएंगे, अगर आपको जो भी बॉर्डर लगाना हो, टॉप, राइट, लेफ्ट या आउटसाइड या ऑल बॉर्डर्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस सेल के ऊपर बॉर्डर्स आएंगे। अब अगर आप प्रिंट की तरफ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि प्रिंट में इसी सेल के ऊपर आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल P से आप प्रिंट में जाते हैं, यहाँ से प्रिंट की सेटिंग आपको नज़र आ रही है कि आपको किस जो है वो उसमें प्रिंट करना है। आपको लेटर में प्रिंट करना है तो आपको ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप जो भी आपकी एक्टिव शीट है या पूरी वर्कबुक है या सिलेक्शन है, जो भी आपको जो एरिया प्रिंट करना हो, आप यहाँ से वो सेलेक्ट करते हैं, अपने पेज नंबर्स बताते हैं और यहाँ से आप अपना साइज़ सेलेक्ट करते हैं। जिस साइज़ के आपके पेजेस निकालना चाह रहे हैं तो आपके प्रिंट हो जाती है। ठीक है जी, तो हम बैक करते हैं, वापस अपने एरिया पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मेटिंग देखी है। किसी भी सेल को अगर आपने बैक कलर अप्लाई करना हो तो ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैंने इसको ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया, और अगर आपने फ़ॉन्ट को अप्लाई करना हो तो ये A के नाम से ऑप्शन है। अब जैसे मैंने इसको वाइट कलर अप्लाई कर दिया, अब आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का एक और तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ कर दीजिए। मैक्सिमम 72 अवेलेबल है। 72 से ज़्यादा अगर आपको लिखना हो तो आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम वापस इसको 11 पे ले जाते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हमने 11 पे क्लिक कर दी। यहाँ से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के ऑप्शन मौजूद हैं और ये अलाइनमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं। किसी भी टेक्स्ट की आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी हो, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दी, अब ये सेल की ओरिएंटेशन उस हिसाब से एडजस्ट होगी। जैसे ही आपको रखना हो आप उसको रख सकते हैं। राइट, तो हम जो है वो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चले जाते हैं। हम इसको जो है जो बैकग्राउंड कलर है वो इसका हम रिमूव कर देते हैं। हमने इसको नॉन फिल पे क्लिक कर दिया। डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर दीजिए
और अब आपके पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है, राइट। तो अब हम जाते हैं मज़ीद कुछ और ऑप्शन की तरफ। अगर आपको 2 सेल एक साथ मिलाने हों, जैसे आप कुछ हेडिंग लिखने वाले हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो आप सेल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है मर्ज सेंटर। तो अब ये ज़रा देखिएगा कि ये बॉक्स जो है वो काफ़ी सारे टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया है। अब इसमें टेक्स्ट हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको वाइट पे क्लिक किया हुआ था। अब हम इसमें टाइप करके इसको जो है वापस ब्लैक पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि आप जो भी इसमें टाइप कर रहे होते हो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। ये फार्मूला बार है, तो फार्मूला बार के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ओके, तो ओरिएंटेशन अभी हमने इसको हटानी है। ओरिएंटेशन को हटाने का तरीका ये है कि आप इसी पे वापस जाइए, जो ओरिएंटेशन सेलेक्ट हुई हुई है आप उसको वापस अनसेलेक्ट कर देंगे तो आपकी ओरिएंटेशन हट जाएगी। तो इस वक्त हमने ओरिएंटेशन भी अपनी हटा दी है, हमारा टेक्स्ट वापस नॉर्मल कलर में आ गया है। डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर दे, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बॉक्स जो है 2-3 सेल्स का मर्जर है। वापस अब अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। किसी भी सेल के अंदर अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो और बहुत ही लॉन्ग हो और आपने इंटर प्रेस करना हो, जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई, और उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। मगर यूजुअली है कि जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो हम इससे बाहर आ जाते हैं और हमने एक लाइन इसमें ऐड करनी हो, तो तरीका क्या है, वापस एडिटिंग मोड में जाइए F2 प्रेस करके और आपने यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ माई न्यू लाइन। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 लाइनों में मैंने लिख दिया ऑल्ट इंटर के ज़रिए। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे बेसिक किस्म के तरीक़ेकार हैं जिसको हम देख सकते हैं, राइट। टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं और भी हमसे कुछ बेसिक ऑप्शन देखते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, ये जिससे फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए क्लियर में जाते हैं, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन मौजूद है। क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो हम वापस डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पे पहुँच जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक किस्म की चीज़ें हमने इसमें सीखते जा रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं नंबर फॉर्मेट की तरफ और फॉर्मेटिंग को हम ऑप्शन को देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, राइट, और यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं सैलरी, ठीक है। और हम इन तीनों सेल को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम जाके टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट हमने अप्लाई कर दिया और इसको जो है वो हम बोल्ड और जो है वो इटैलिक कर देते हैं। अब यहाँ से हम टेक्स्ट को एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर अप्लाई करना है, तो सीरियल नंबर के लिए क्या तरीका कार होता है, एक तो तरीका ये है कि आप 1 2 3 करके लिखते जाइए। दूसरा तरीका कार क्या है कि आप इन सेल्स को सेलेक्ट करें और आपके पास यहाँ पे ऑटो फिल के ऑप्शन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऑटो फिल में ये जो कॉर्नर के ऊपर आपको छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, आप सेलेक्ट करने के बाद, देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटो फिल करेगा और ऑटो फिल में देखिए आपकी सीरियल नंबर खुद ही फिल हो गई है। अब आपके पास 10 होती या 1000 होती, वो सारी की सारी खुद फिल हो जाती। अब नंबर तो ज़ाहिर सी बात है हम ऑटो फिल नहीं कर सकते, तो हम उसके ऊपर जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे हम मंथ भी लिख देते हैं मंथ के नाम से, और मंथ या डेज़ ये इस तरह की जो दूसरी, ओके, तो मंथ या डेज़ इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऑटो फिल की जा सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं जनवरी और यहाँ पे हमने लिख दिया फरवरी। 2 हमने इसको बता दिया जिससे इसको पता चल गया कि भाई हमने कौन सा वाला फिल करने वाला है। और अब हम जब यहाँ से ड्रैग करेंगे, अब आपको नज़र आ रहा है कि वो मंथ भी ऑटो फिल हो गए हैं। सैलरी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं कोई फ़ॉन्ट इसमें किया है अंदर जो हमने पहले वाला अप्लाई किया था। अब देखिए सैलरी अब जब ड्रैग करेंगे तो सैलरी वो सेम, क्योंकि हमने एक सेल पे किया है तो हमने जब ड्रैग किए तो सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम आ गई है। खैर, हम फ़ॉन्ट को वापस जाके टाइम्स न्यू रोमन पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सैलरी आ रही है, इसको बोल्ड से हटा देते हैं, इटैलिक से भी हटा देते हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये सैलरी मौजूद है। हम यहाँ पे नाम भी कुछ इंटर कर देते हैं, मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं मज़ीद और तफसीलात ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और फिलहाल इतने काफ़ी हैं, हमने इनको सेलेक्ट करके हमने इनको डिलीट कर दिया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मेटिंग चेक करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करके हम इसके अंदर फ़ॉन्ट एक ही जैसा लगा देते हैं और इसके बाद ये कुछ बोल्ड हुए हुए थे, हमने वापस को अनबोल्ड कर दिया। अब मसला क्या है, मसला ये है कि तमाम सेल्स के अंदर इसकी अपनी नंबर फॉर्मेटिंग होती है। अब जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, और इस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फॉर्मेटिंग है। यूजुअली इस पर जनरल क्लिक हुआ होता है
और अगर आप इसको जो टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट का फॉर्मेट है, मगर यूजुअली टेक्स्ट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है यूजुअली नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे जो है नंबर फॉर्मेटिंग है। और अगर आप इसको जाके अकाउंटिंग पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ RS लिखा हुआ है, और अगर आप RS नहीं लिखना चाहते, कोई और लिखना चाहते हैं, तो वो भी अभी हम आपको बता देते हैं। ओके, तो नंबर फॉर्मेट हमने जैसे अप्लाई किया है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ RS लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने नंबर फॉर्मेट अकाउंटिंग पे लगाया है। तो हर चीज़ की, हर टाइप ऑफ डेटा की फॉर्मेटिंग अलग होती है। यूजुअली हम डेट्स के लिए अलग फॉर्मेटिंग करते हैं, टाइम के लिए अपनी उसकी अलग फॉर्मेटिंग होती है, और इसी तरह दूसरी चीज़ों के लिए भी अलग फॉर्मेटिंग होती है। फ़िलहाल हम अकाउंटिंग फॉर्मेट के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे RS लिखा हुआ है। और अगर आपको ये नंबर सिंबल चेंज करना हो तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जाइए, यहाँ से जैसे आपको डॉलर लगाना है आप डॉलर लगा सकते हैं। और इसी तरीके से मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप सिंबल्स ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। तो आपने जो भी सिंबल अप्लाई करना हो, जो भी आपके करेंसी का फॉर्मेट हो, तो आप लगा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने RS यहाँ पे लिखा है, इसका फ़ायदा क्या? मैं चाहता तो किसी भी यहाँ पे जो है वो इसके साथ यहाँ पे आपने अलग से लिख सकता था, RS करके लिखता, और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता था। यहाँ पे मैंने जैसे 1500 लिख दी, तो यहाँ पे भी मैं वैल्यू लिख सकता था। मगर मसला ये आता है कि अगर आपने उसको बाकायदा से इसकी वैल्यू नहीं दी, जैसे आप यहाँ पे टॉप पे चेक करें फार्मूला वार में, ये जो है वो 200,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर जब मैं इस पे जा रहा हूँ यहाँ पे RS भी साथ में लिखा हुआ है। तो ऐसी केसेस में इसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करना या दूसरी चीज़ें अप्लाई करना या इसके ऊपर कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको प्योर नंबर चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए। तो इसलिए अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखानी है कि ये करेंसी कौन सी है, तो आप इसका नंबर फॉर्मेट लगा दीजिए, मगर बैक के ऊपर वो अपना जो है नंबर जिस तरीके का होगा वो वैसा ही रहेगा, ताकि इसके ऊपर कैलकुलेशंस या फार्मूलाज आसानी से लगा सकें। तो यूजुअली अगर आपको दिखाना हो, नंबर फॉर्मेट शो कराना हो, तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। खैर, हम मुझे यहाँ पे RS शो कराना था तो मैंने शो करा दिया। मैं इनकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ 250 सॉरी, और इसको हम जो है वो 150 जाके कर देते हैं। मैंने यहाँ से जाके इसको एडिट किया और इसको जाके हम कन्वर्ट कर देते हैं 1, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया 50। और इसी तरीके से इसको भी हम कोई चेंज कर देते हैं, इसको हम 3 पे कर देते हैं, ठीक है। हम अलग अलग जो है वो वैल्यूज़ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। सब की अलग अलग वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं, और इसको जो वो हम 1 पे कर देते हैं, राइट। तो वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज़। तो यहाँ पे सैलरी की अलग अलग वैल्यू हमने ऐड कर दी। एक और हमने यहाँ पे लिखना हो पे डेट, तो हम यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं कि किस डेट को ये वो सैलरी पे की गई है। तो डेट के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से पैटर्न होता है कि हम इसमें जो है वो लिख सकते हैं। सॉरी, ये जनवरी का है, तो हम इसमें जो है वो इस तरह से लिख देते हैं 5/1, और हमने लिख दिया 2023। और इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए एक और अक्सर यूजुअली लोगों को ये एरर नज़र आता है। यहाँ पे आप देखिए ये हैशेस नज़र आ रहे हैं, मगर ये डेट के फॉर्मेट है, और अगर आपने इसके कॉलम को प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं किया हुआ तो आपको वो हैशेस शो कराता है। हम इसकी डेट को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इस तरह से हम जो वो इंक्रीज़ कर दिया, अब आपको ये जो है वो डेट जो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट हुई नज़र आ रही है। डेट के अपने फॉर्मेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे चेंज करना चाहा, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको लॉन्ग डेट के नाम से नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे इसमें जो है वो 5 जनवरी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से इन तमाम की डेट जो है वो चेंज करना चाहें, आप इनकी डेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये भी सॉरी, हमने ये इसको फ़ैब का महीने लिखा हुआ है, हमने इसको जनवरी में कन्वर्ट किया हुआ है। मगर देखिए जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं जो जिस तरह के हमने शुरू में एंटर की थी वैल्यूज़ वही हैं, ताकि इसके ऊपर फार्मूलाज ईजीली अप्लाई किए जा सकें। तो इसीलिए हम नंबर फॉर्मेट चेंज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लुक के लिए, अदरवाइज़ जो है वो अपने दिखाने के लिए, ताकि कभी कभार आपको शीट्स प्रिंट करनी पड़ जाती हैं, तो आपको जो है वो नंबर फॉर्मेट्स उस तरह से जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। अदरवाइज़ जो है वो हम उसकी जो उसी तरीके से ये डेटा एंट्री करते हैं। वापस हम इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको भी हम शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग इसमें हमने चेक कर ली है कि किस तरीके से बेसिक फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई की जा सकती है। अब इसमें एक दो और चीज़ हम देखते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसमें आपने कॉलम ऐड करना हो तो हम क्या करें। जैसे ही आप इसमें राइट क्लिक करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करके आप इंसर्ट का बटन ऐड करेंगे, तो आपके पास बीच में कॉलम ऐड हो गया है। मगर ख़ास बात यह है सेल के रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। जो सैलरी पहले सी पे था अब वो डी पे चला गया है। इसी तरीके से अगर आप रो भी चेंज करें तो यहाँ पे जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें रोज़ की जो नंबरिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आया, मगर यहाँ पे जो बीच में नई रो है वो ऐड हो गई है। तो यूजुअली जो है वो सेल के रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते रहते हैं। तो हम इसके ऊपर भी बात करें
करेंगे। जैसे आपको खिलाफ कोई रो डिलीट करनी है, आप इसको डिलीट कर दीजिए, और इसी तरीके से कॉलम डिलीट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। खैर हम इसकी जो ऑटोमेटिक नंबरिंग है उसके ऊपर, ऑटोमेटिक रेफरेंसिंग है, हम उसके ऊपर बाद में बात ज़रूर करेंगे। खैर हमने इसको कुछ नंबर फॉर्मेट्स अप्लाई करके देख लिया, इसमें डेटा भी कुछ ऐड करके हमने देख लिया, तो बेसिक चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। इंसर्ट के टैब्स से भी आप इसमें रोज़ या कॉलम्स या शीट ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग भी मौजूद है। जैसे किसी भी रो की हाइट आपने इंक्रीज़ करनी हो, जैसे ये है, इस रो को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है रो हाइट। आप रो हाइट में जाके जैसे 15 सेट हुई हुई है, आप इसकी रो को 25 पे या जो भी आपको वैल्यूज़ चाहिए आप उसको सेट कर सकते हैं। वैसे ये मैनुअली भी की जा सकती है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और वहाँ से आपके पास कोई अगर पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तमाम सेल्स को एक साथ फॉर्मेट करना है तो ये बटन यहाँ पे मौजूद रहा, आप इस पर क्लिक करें, सारे के सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ से फॉर्मेट में जाके रो हाइट अगर आपको सेट करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे 15 रखनी थी, मैंने यहाँ पे 15 पे क्लिक किया, सबकी रो हाइट यहाँ पे 15 जो है वो अपडेट हो गई है। इसी तरीके से कॉलम की अपनी विड्थ भी होती है, आप यहाँ से कॉलम की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। ऑटो फिट का ऑप्शन भी मौजूद है, ताकि जितना उसमें टेक्स्ट मौजूद है, जितना फ़ॉन्ट है, उतनी जो है वो उसकी हाइट और विड्थ उसकी जो है अप्लाई हो जाए। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। खैर हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, और एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी सेल के ऊपर अगर आपने इसके डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो ये ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा इसके डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ करूँगा तो इसके डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज़ होंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जैसे किसी भी सेल को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, किसी दूसरी जगह जाके पेस्ट करेंगे, तो इस सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हुई है। ऊपर ज़रा देखें, अकाउंटिंग के नाम से फॉर्मेटिंग मौजूद है। अगर मैं यहाँ से डेटा को डिलीट कर दूंगा तो स्टिल इसी कॉलम की फॉर्मेटिंग अकाउंटिंग ही रहेगी। मैं मूव करता हूँ तो साथ वाला जनरल है, और ये जो है वो अकाउंटिंग के ऊपर है। इसके अंदर मैं जब भी वैल्यूज़ में एंटर करूँगा वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखी जाएगी। तो फॉर्मेट भी साथ में पेस्ट होता है, और फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से हमारे पास क्लियर फॉर्मेट का तरीका मौजूद होता है। यहाँ तक रही बेसिक एडिटिंग। अब हम चलते हैं कुछ सॉर्टिंग की तरफ, और उसके बाद फिर हम कुछ फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। सॉर्टिंग करनी हो टेक्स्ट की तो क्या काम करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपने इस डेटा की सॉर्टिंग करनी है और आप चाह रहे हैं नेम वाइज, अल्फ़ाबेटिकल वाइज जो है वो सॉर्टिंग की जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारा डेटा सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही सॉर्ट कर दिया, तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे किसी भी जैसे कोई एक पर्सन है जुनेद, उसके यहाँ पे जो उसकी सैलरी लिखी हुई है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे जाके उसको सॉर्ट किया A to Z। अब यहाँ पे वो आपको बता भी रहा है कि भाई सिर्फ करंट सिलेक्शन को करनी है या एक्सपेंड करना है, क्योंकि उसने वार्निंग इसलिए दी है कि उसके आसपास डेटा मौजूद है, और एक्सेल को पता है कि भाई अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया तो क्या होगा कि आपका डेटा ख़राब हो सकता है। तो जिसकी जो सैलरी थी अब वो सैलरी नहीं रहेगी। हम वापस कंट्रोल Z करते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं और तमाम के तमाम सेल्स को जिसको सॉर्ट करना है। अब आप जाइए सॉर्टिंग के ऊपर, और आप चाहे यहाँ पे जाके आप एक और मज़े का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, जिसे कहते हैं कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट के ऊपर जाके आप सॉर्ट बता दीजिएगा कि किस कॉलम की बेस पे करना है। क्योंकि मैंने ऊपर हेडर सेलेक्ट नहीं किए, अगर हेडर सेलेक्ट किए हुए होते तो वो आपको बता देता कि हेडर्स कौन सा है। तो मैं हेडर सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पास चेक हुआ है, तो हम जो है वो बेहतर सॉर्ट करते हैं। तो हेडर्स भी आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं करने तो आपके पास अब वो अनचेक का ऑप्शन आता है, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। खैर मैंने इसको बता दिया कि मैंने हेडर्स डाले हुए हैं, ये जो मेरे ऊपर हेडिंग्स हैं, और मैं सॉर्ट बाय नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे A to Z सॉर्ट करता हूँ। अब सारा डेटा उसी हिसाब से नेम वाइज सॉर्टिंग हो गया है। सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो गया है, सीरियल नंबर को ठीक करना चाहें और यहाँ से वापस जाके इसको सेलेक्ट करें, और इस तरीके से आप सीरियल नंबर को वापस ठीक कर सकते हैं। राइट, तो हमने सॉर्टिंग देख ली। सॉर्टिंग किसी भी कॉलम के हिसाब से की जा सकती है। एक और सॉर्टिंग हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम गए और कस्टम सॉर्ट पे गए, सैलरी के हिसाब से करना है तो यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कीजिए। अब जब आप नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑर्डर बाय A to Z नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा। तो आप जो है सैलरी के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग की बेसिक ऑप्शन हमने सीख लिए हैं। फाइंड का एक और ऑप्शन है ज़बरदस्त किस्म का होम की टैब में, तो आप यहाँ पे जाके फाइंड के ऊपर जाके कोई भी डेटा फाइंड करना है, जैसे मुझे MAR फाइंड करना है तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस शीट के अंदर जितने भी इसके जैसे टेक्स्ट लिखे होंगे तो वो फाइंड हो जाएंगे। रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है कि आप जैसे MAR को MARCH
से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए। इस शीट में जहाँ कहीं भी लिखा होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा। मेरे पास सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट थी तो उसने बता दिया कि सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ तक हमने बहुत ही बेसिक किस्म की एक्सेल की चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब हमें बेसिक एडिटिंग, सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग और उसके साथ साथ अलाइनमेंट के भी तरीके हमने देख लिए हैं कि किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना हो, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, बिल्कुल इसी तरीके से और भी आपके पास अलाइनमेंट होते हैं। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करके आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर ये वाला क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए कि जो उसकी अलाइनमेंट किस तरह से आ रही है। दोनों में फ़र्क है, एक आपके पास कॉलम वाइज अलाइनमेंट है और एक आपके पास रो वाइज अलाइनमेंट है। खैर, तो हमने अलाइनमेंट भी देख ली। अब हमारे पास काफ़ी सारे बेसिक किस्म के ऑप्शन जो है वो हमने सीख लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फार्मूलाज। ओके, तो अब हम कुछ बेसिक फार्मूलाज सीखने जा रहे हैं, साथ साथ में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो ये मैंने डेटा जो है वो इस वक्त जो है वो इसके अंदर इंटर कर दिया है। ये डेटा मैं आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो वो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने खुद टाइप करना है तो आप बिल्कुल खुद टाइप कर लीजिए। खैर, ये हमारे पास डेटा मौजूद है और इस डेटा के अंदर हम कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अप्लाई करने वाले हैं और सबसे पहले हम इसका हेडर बनाने वाले हैं। तो यहाँ से जाके हमने इस टैब के ऊपर जाके हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो एक रो हमारे पास ऐड हो गई है और हम इसी तरीके से इंसर्ट करके एक और रो ऐड कर लेते हैं। तो जो पहली रो है हम इसको यहाँ तक जो है वो सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर लेते हैं और इसके अंदर हमने जो भी ये एक स्कूल का नाम है, हमने स्कूल का नाम इसके अंदर लिख दिया ABC और यहाँ पे हमने लिख दिया हाई स्कूल और इसके ज़रिए नीचे हमने जो है दूसरी बार को हमने सेलेक्ट करके इसको भी हमने मर्ज सेंटर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने जो भी एड्रेस लिखना है हमने इसके अंदर एड्रेस लिख दिया। हम इसके अंदर कनाडा लिख देते हैं, ठीक है, और हमने जो है इसके अंदर लिख दिया। दोनों को हमने जो है वो सिलेक्ट करके इसके अंदर सेंटर अलाइन इसको हमने किया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास जो टेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेंटर आ गया। हम इसमें और भी साथ में कुछ इसके साथ ऐड कर देते हैं। हम जो है इसके अंदर कुछ और लिख देते हैं, ABC लिख देते हैं, ABC कनाडा। और ये हमारे पास जो है दोनों अलाइन इसलिए सेंटर नहीं आ रही, शायद हमने दोनों का जो है वो साइज़ हमने अलग रखा है। हम इसको मर्ज सेंटर पे क्लिक करके हम दोनों दोबारा जो है वो इस यहाँ तक टेक्स्ट को हम ऐड कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको भी हम मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। नाउ बोथ लुक्स इवन। यहाँ पे हम क्योंकि मज़ीद कुछ कॉलम ऐड करने वाले हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको जो है वो एक्सपेंड कर दिया है। दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके हमने इस पर बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव दीज कॉलम्स और अब हम जो है उसको स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। डेटा की एनालिटिक्स को देखने के लिए या डेटा को एनालाइज करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हम ये क्या काम करते हैं, हमने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले अपने सारे डेटा को सेलेक्ट कर लिया जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में है। हम इसके ऊपर ऐसी का फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले हैं जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बॉक्सेस रेड शो कर दे, जो कि पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ शो ना करे और जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं उनके लिए हम ग्रीन। तो 3 कंडीशन हमने सोच ली है और इस कंडीशन की बेस के ऊपर हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट रूल्स में जाते हैं। वैसे हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए डेटा बार्स भी मौजूद होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप जिस डेटा को पिक करेंगे तो बार्स के ज़रिए शो कर देगा तमाम डेटा का एवरेज लिया उसने और उस हिसाब से उसने देख लिया कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं और जो लोएस्ट मार्क्स हैं उस हिसाब से उसने जो बार्स यहाँ पे एलोकेट कर दिए हैं। यहाँ पे और आइकन्स भी हैं जो आपको ये शो करा देंगे कि किसके मार्क्स कम जा रहे हैं, किसके मार्क्स ज़्यादा जा रहे हैं। बट हमें अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है तो हम यहाँ जाके सबसे पहले लेस देन पे लगाते हैं। हम ये हाईलाइट सेल रूल्स में गए, लेस देन में गए और यहाँ से हमने एक बार सेट कर दिया कि भाई 35 मार्क्स वाला जो है वो फेल होगा। तो उसकी हमने 35 पे जाके यहाँ से फॉर्मेटिंग हम रेड वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे फॉर्मेटिंग और कलर लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे इसी में से ही ऑप्शन समझ में आ रहा है तो मैंने ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी डेटा में अगर आप चेंजेस करनी पड़ी बाद में आपको, तो देखिए ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस कंडीशन से एक्सीड करेंगे तो ये वापस वाइट हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फ़ायदा ये हो गया, हमने तमाम कॉलम्स के ऊपर ये फॉर्मेटिंग लगा दी है। अब जब भी कभी वैल्यूज़ जो हैं वो 35 से नीचे जाएंगी तो डेटा है हमारा जो है वो रेड हो जाएगा। यानी कि 35 के ऊपर ये रेड शो नहीं करेगा, 35 से नीचे जाने के ऊपर ये रेड शो कर देगा। हम दोबारा डेटा को सिलेक्ट करते हैं और हम इसके अच्छे मार्क्स के लिए ग्रीन कलर हम सेट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ से हाईलाइट सा रूल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए बिटवीन का ऑप्शन भी है, इक्वल टू का भी है, टेक्स्ट कंटेन का भी है। खैर हम ग्रेटर देन पे जाते हैं और यहाँ से हम लगा देते हैं कि जिनके मार्क्स 85 से ऊपर हों
उसको हम ग्रीन कलर लगा दें। यहाँ पे देखें शायद हमारे पास ये ग्रीन मौजूद होगा, ग्रीन और डार्क ग्रीन जो है वो हमारे पास ये दो जो फिल होगा वो हमारे पास ग्रीन होगा और जो टेक्स्ट होगा वो डार्क ग्रीन होगा। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट दिए हुए हैं। खैर हम इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग में नहीं जा रहे, हमें कलर्स मिल गए तो हमने ये दो फॉर्मेट अप्लाई कर दिए। अब जहाँ कहीं भी, अब देखिए डेटा की एनालिटिक्स को के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी हमें नंबर्स को बहुत बारीकली नहीं देखना, मगर हमें दूर से ही देखने पे नज़र आ रहा है कि कहाँ ग्रीन बॉक्सेस हैं और कहाँ रेड बॉक्सेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारे लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे पहली और बहुत अच्छी चीज़ है। खैर ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली है। इन तमाम टेक्स्ट को हेडिंग को सेलेक्ट करके हमने बोल्ड अप्लाई कर दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। खैर अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज हम अपना यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके लिख दिया, यहाँ पे जाके लिखते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं इसकी एवरेज। हम इसकी एवरेज फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसके साथ लिख दिया सब्जेक्ट वाइज और यहाँ पे हमने लिख दिया AVG। तो हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के अंदर कितनी एवरेज आई है। इसको मज़ीद एक्सपेंड कर देते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो। तो हम चाहते हैं हर सब्जेक्ट की, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स लिए हैं उन तमाम की एवरेज क्या है वो हम यहाँ पे एवरेज इसकी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जाते हैं। फार्मूला, बेसिक फार्मूला लगाना भी हमने सीखना है। एवरेज के साथ साथ हम एक और फार्मूला भी हमें यहाँ पे लगाना होगा। हम यहाँ पे तमाम के सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स लेने होंगे। तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि किसी भी एक स्टूडेंट का, जैसे मिसाल के तौर पर ये जेम्स है, जेम्स के यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे भी हमें फार्मूला लगाना होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टोटल के फार्मूला से, बेसिक सीखेंगे, फिर हम जो है वो कंप्लीट फार्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू का सिंबल अगर आप लगा देते हैं तो उसके बाद आप फार्मूलाज लगा सकते हैं। तो मैंने इज इक्वल टू लगाया और उसके बाद मैंने किसी भी सेल को सेलेक्ट किया। ये मेरे पास है D4। तो जैसे देखें, आप ऊपर देखें, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने खुद ही रेफरेंस लिख दिया। मैं चाहता तो अपनी तरफ से टाइप भी कर सकता था, D4 टाइप भी की जा सकती है और आप कॉलम को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। खैर मैंने बता दिया D4 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको प्लस करो, E4 के साथ उसको प्लस करो, F4 के साथ उसको प्लस करो, G4 के साथ, और इसी तरीके से हम लास्ट वाले के साथ भी प्लस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही इंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखें इसका टोटल उसने मालूम कर लिया है। तो ये एक तरीका है टोटल मालूम करने का। तो यानी कि आप इसके साथ इसके अंदर डबल क्लिक करें, आप ज़रा देखें जहाँ पे प्लस के सिंबल लिखे हुए हैं, आप इसके साथ कहीं पे अगर आपको माइनस करना है, कोई भी फार्मूला ऐसा हो तो आप यहाँ पे माइनस का सिंबल भी डाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का सिंबल डाला जा सकता है और डिवाइड के लिए ये हमारे पास स्लैश का सिंबल मौजूद है, तो आप वो भी कर सकते हैं। खैर मुझे इसको क्योंकि टोटल करना है तो मैं टोटल के लिए बहुत ही एक आसान फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ जो कहलाता है सम, SUM। तो ये सम का फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। हम अलग अलग कॉलम को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रेंज को सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। और अब फार्मूला को अगर आप गौर से पढ़ें, देखिए रेफरेंसेस पढ़ना आपको आना चाहिए ताकि आपको फार्मूला की समझ में आए। खैर अब क्या कह रहा है, D4 और कॉलन आ गया बीच में। कॉलन कह रहा है पूरी रेंज है, यानी कि D4 से लेकर H4 तक सारे। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे, या इसी तरीके से आप जैसे ही इंटर प्रेस करें तो वो राउंड ब्रैकेट खुद लगा देता है। अब वही जो हमने पहले अलग अलग करके प्लस किया था, अब हम फार्मूला के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें D4 से H4। अब मसला ये है कि तमाम कॉलम को सेलेक्ट कर करके फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मगर क्यों ना हम ऑटो फिल की तरफ जाएं। एक्सेल में एक और बड़ी अच्छी बात होती है कि ये जो रेफरेंसेस हैं, सेल रेफरेंसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेफरेंसेस कहलाते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। और रिलेटिव रेफरेंसेस का फ़ायदा ये होता है कि अब अगर आप इसको ऑटो फिल की तरफ जाएं, जैसे हमने सीरियल की ऑटो फिलिंग की थी, ऑटो फिल की तरफ जाएं तो ये रेफरेंसेस खुद चेंज होते हैं। यहाँ पे देखिए ये D4 से H4 पे था, अब दूसरा उसने खुद ही रिलेटिवली अंदाज़ा लगा लिया कि भाई अब आप जो है वो कॉलम की तरफ मूव करें, तो उसने D5 से H5, यानी कि ये सारे के सारे इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट में D6 से H6 कर लिया और इसी तरीके से यहाँ पे D7 कर दिया एंड सो ऑन। अब यहाँ पे यानी कि
जिस भी सेल के ऊपर पिक करें तो उसकी रो का सम उसने फाइंड किया है। यह रिलेटिव रेफरेंसिंग का हमें फ़ायदा हो गया। खैर हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट करके हमने इसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया। अब हमने यहाँ पे टोटलिंग ऑटोमेटिक कर ली, यानी कि हम किसी भी वैल्यू को जाके अगर हम चेंज करेंगे तो उसका टोटल भी अप्लाई हो रहा है और उसका फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे जो है वो दोनों हो रही हैं। खैर चेंजेस भी हो रही हैं वैल्यूज़ के अंदर, फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे एवरेज फाइंड करने के लिए। एवरेज का फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है, हम यहाँ पे जाके लिखते हैं AV एवरेज, ये रहा मौजूद। एवरेज पे क्लिक कीजिए और अब हम रेफरेंसेस कौन से पिक करेंगे। अब हम रेफरेंसेस पिक करेंगे बिल्कुल यहाँ से D4 से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर आ गए अपने D13 तक। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, अब देखिए इसने 6.2 इसकी एवरेज फाइंड कर दी है। सेम ऑटो फिलिंग करते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। अब तमाम कॉलम की जो है एवरेज आ चुकी है। मिनिमम भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे कॉपी किया हमने, पेस्ट किया। अब हम सब्जेक्ट वाइज इसके मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मिनिमम निकाल लिया। अब हमने मिनिमम के लिए भी फार्मूला वैसे ही अप्लाई करना है। MIN मिनिमम का भी मौजूद होता है, मैक्स के लिए MAX का फार्मूला भी मौजूद होता है। आप चाहें तो इन तमाम फार्मूलाज को इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। हमने खाली 2 ही फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। अब ये मिनिमम उसने बता दिया, सब्जेक्ट में सबसे कम 12 मार्क्स वाला मौजूद है। और जो है वो हमने यहाँ पर टोटलिंग की भी हमने फाइंड कर लिए, जो कि हमें नहीं करना, हम इसको रिमूव कर देते हैं। खैर हमने यहाँ तक जो है वो तमाम सब्जेक्ट के मिनिमम भी मालूम कर लिए और एवरेज भी मालूम कर लिए। मैक्स की शायद हमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसका यहाँ पे मैक्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब तमाम स्टूडेंट की परसेंटेजेस निकालते हैं कि तमाम स्टूडेंट ने कितने % मार्क्स लिए हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज के लिए हमने कॉलम बना लिया। अब हम यहाँ पे परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि तमाम सब्जेक्ट की 100 आउट में से मार्क्स थे 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 500 हैं, राइट। और ऑप्टेन भी हमारे पास आ चुके हैं। अब परसेंटेज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से हो सकता है। इज इक्वल टू डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए, डिवाइड कर देंगे 500 से और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, जिससे हमारे पास परसेंटेज आ गई है। सो दिस इज़ आवर राइट नाउ परसेंटेज। और इसी फार्मूला को अगेन ड्रैग करते हैं तो सबकी परसेंटेजेस आ चुकी हैं। परसेंटेजेस के ऊपर भी अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। फिलहाल मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगानी, मुझे डेटा बार बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ से डेटा बार लगा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे डेटा बार आपको उसकी तमाम की नज़र आ रही होगी। खैर ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। परसेंटेज भी फाइंड कर ली, एवरेज भी फाइंड कर ली, मिनिमम और मैक्सिमम भी हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमने ग्रेड्स लगाने हैं, यहाँ पे हमने रिमार्क्स या ग्रेड्स अप्लाई करने हैं। ग्रेड्स के लिए हमें यूजुअली इफ़ का फार्मूला लगाना पड़ता है, वो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा हो सकता है अभी के लिए एडवांस हो जाए, तो पहले हम कुछ 2-4 बेसिक फार्मूलाज को कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एक और हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स की टोटलिंग करने वाले हैं। 3 फार्मूलाज काउंट के होते हैं, हम इन तीनों को बारी बारी समझेंगे। तो पहला हम लगाते हैं काउंट का फार्मूला। हमने काउंट का फार्मूला लगाया। काउंट का फार्मूला यूजुअली नंबर्स के लिए होता है। तो अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो हमारा एक तरीका ये है कि हम रजिस्ट्रेशन आईडी को जो है वो हम यहाँ पे काउंट कर लें। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा टोटल 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम सेम जो है वो काउंटिंग किसी दूसरे फार्मूला से भी करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा टोटल स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट और अब मैं लिखता हूँ काउंट ए। अब मैंने काउंट ए ले लिया यहाँ पे और मैं अब यहाँ पे जो है वो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे ये ले लेता हूँ, स्टूडेंट नेम को ले लेता हूँ। इंटर प्रेस करूँगा, मुझे दोनों में सेम रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। पर एक काम ये करते हैं, इसमें से जाके कुछ डेटा डिलीट करते हैं। मैंने यहाँ से इस सेल्स में से डेटा डिलीट किया। अब ये बता रहा है कि टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से भी हम जाके डिलीट करते हैं तो ये भी मुझे बता रहा है टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं। फ़र्क क्या है ज़रा? अब फ़र्क ये काम करते हैं कि हम दोनों फार्मूलाज को चेंज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो काउंट था, ठीक है, जो हमने नंबर्स के ऊपर लगाया था, अब हम इसको काउंट ए पे क्लिक करते हैं और दूसरे को भी हम यहाँ पे जाके काउंट लगा देते हैं इसके ऊपर अल्फ़ाबेट के लिए। अब ज़रा देखिए, जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लगा हुआ था, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इस कॉलम के ऊपर लगा हुआ था वो 0 बता रहा है। यानी कि जो काउंट का फॉर्मूला है
वो काउंट का फार्मूला हम अल्फ़ाबेटिक सेल्स के ऊपर नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर मैं जाके सिर्फ वैल्यूज़ लिख दूँ, अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा अब वो मुझे 1 बता रहे हैं, यानी कि इस सेल्स में वो टोटल बता रहे हैं कि टोटल काउंटिंग कितनी है 1, क्योंकि जो काउंट का फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, और काउंट ए जो है हमारे पास उसके ऊपर आप दोनों चीज़ें यूजुअली काउंट कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स हों या नंबर्स हों, दोनों चीज़ें काउंट की जा सकती हैं। ठीक है जी, तो हमने ये चीज़ जो है वो इसमें चेक कर ली है कि किस तरीके से हम इसमें मालूम करते हैं। हम यहाँ से अगर डिलीट भी कर रहे हैं तो वो एम्प्टी कॉलम को काउंट नहीं कर रहा, दोनों का एक ही काम है, दोनों एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करते, सिर्फ उस डिफरेंस जो है वो नंबर्स का है कि काउंट का फार्मूला अगर आपको नंबर काउंटिंग करनी हो तो आप काउंट लगाएंगे, अगर नंबर्स नहीं है तो काउंट ए लगाएंगे, बाकी कोई ख़ास ऐसा डिफरेंस इसके बीच में नहीं है। तो खैर हम यहाँ पे जाके अंडू कर लेते हैं, और क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन आईडी काउंट करनी है तो हम रजिस्ट्रेशन आईडी के ऊपर काउंट का फार्मूला लगाएंगे। हम वापस चले जाते हैं, हमें क्यों काउंट की लगानी होगी, आप काउंट लगाएं या काउंट ए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नंबर्स को काउंट करते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी को ही काउंट की जाती है यूजुअली, क्योंकि ये कंपलसरी कॉलम होता है और ये यूनिक होता है। यहाँ पे ये यूनिक नहीं हुआ, इसको हम यूनिक कर देते हैं 1 2 3 4 5, और इसको कहते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी इसको हम कहते हैं 1 2 3 4, ये कर दिया हमने 4 6। ठीक है, अब हमने 2 कॉलम यहाँ पे लगा दिए, 2 कॉलम को हम सेलेक्ट करके जैसे ये ड्रैग करेंगे तो वो सीरियल नंबर इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये वाला कॉलम होना चाहिए ये हमेशा यूनिक होता है, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ही नाम के 2 स्टूडेंट्स आ गए, इसका नाम भी जेम्स वॉलकर है और इसी का नाम भी जेम्स वॉलकर है, तो दोनों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यूजुअली एक कॉलम डेटा के अंदर यूनिक रखा जाता है, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर रो या रिकॉर्ड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। राइट, तो हमने यहाँ पे टोटल भी मालूम कर लिया है, काउंटिंग भी हमने देख ली है, और हम इसके अंदर अब हम क्लास वाइज हम देखते हैं कि भाई किसके स्टूडेंट्स कितने हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 11A टोटल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे लिख दिया 11A। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ 11A का पता चल जाए कि उसके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसके लिए एक और काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं काउंट इफ़। तो हम काउंट इफ़ पे चले जाते हैं, और काउंट इफ़ में सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी होगी। अब क्योंकि जो है वो क्लासेस किस में लिखी हुई हैं, इस सेल में लिखी हुई हैं, तो हमने ये पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली। और रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या काम करना होगा, यहाँ पे इसका अलग पैरामीटर है, अब इसके 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके 2 पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर्स यूजुअली आपको यहाँ पे जब आप टाइप कर रहे हो तो नीचे बता भी देता है। हमने रेंज टाइप कर ली, कॉमा लगा दिया यहाँ पे। अब हम दूसरे पैरामीटर पे आ गए, यानी कि क्राइटेरिया। अब हमें बताना है कि काउंटिंग किस क्राइटेरिया पे करनी है, यानी कि उस सेल में क्या ऐसा मौजूद हो जिस पे हम काउंटिंग करें। और अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूजुअली लिखते हैं। मैंने इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं जाके लिखता हूँ 11A, और इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये हमारी रेंज है और सिर्फ इसको मैंने काउंट करना है। तो मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा वो बता रहा है टोटल 3 है, और मुझे बाकी तमाम क्लासेस के लिए भी लिखना है। हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, पेस्ट और पेस्ट। टोटल हमारे पास 4 क्लासेस हैं। हमने 11 के बाद 11 इसको कर दिया B, और इसी तरीके से इसको 12 कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने 12 आ गया, और यहाँ पे 12B आ जाएगा, इसको हम B कर देते हैं, और इसको हम जो है वो 12 कर देते हैं, और फार्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं। तो फार्मूला कॉपी पेस्ट करने में हमें एक प्रॉब्लम आएगी जिसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे। अब क्योंकि अगर आप गौर से इस फार्मूला को पढ़ें, ये फार्मूला C4 से लेकर C13 तक है। क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, तो क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ जिस तरीके से इसके अंदर मैंने एक वैल्यू चेंज की है, तो इसमें भी मैं 11 की जगह 11B कर दूँ और बाकी चीज़ें भी कर दूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मगर इसमें मुझे एक प्रॉब्लम फेस होगी। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, अब पेस्ट किया, अब ज़रा गौर से जाके देखिए, अब वो C4 नहीं बता रहा। उसने यहाँ पे जाके ज़रा देखिएगा, हम रेफरेंसिंग भी आपको ऊपर दिखा देते हैं, और रेफरेंसिंग नीचे मूव हो गई है। क्यों मूव हो गई है? क्योंकि ये तो रिलेटिव रेफरेंसिंग थी, और रिलेटिव रेफरेंसिंग इसी तरीके से चेंज होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट के दौरान वो चेंज ना हो, तो आप उसको रिलेटिव के बजाय एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे कन्वर्ट होगी? हमने जैसे इसको टाइप किया हुआ, इसी को कॉपी पेस्ट करना है।
डबल क्लिक करके ओपन करें। ये रेफरेंसिंग है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ताकि जब आप कॉपी पेस्ट करें तो ये चेंज ना हो। तो चेंज रोकने के लिए आपको कॉलम नेम के साथ और रो नेम के साथ, दोनों के साथ डॉलर का सिंबल डालना होता है, राइट। और यहाँ पे भी हम डॉलर का सिंबल डाल देते हैं, और यहाँ पे भी हमने डॉलर का सिंबल डाल दिया, और यहाँ पे भी हमने डॉलर का सिंबल डाल दिया। याद रखिए, सबसे पहले हमने कॉलम के साथ लगाया और उसके साथ रो के साथ लगाया डॉलर। इसी तरीके से हमने कॉलम के साथ लगाया, फिर रो के साथ लगाया। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि यही फॉर्मूला था। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो सब जगह ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। डबल क्लिक करें, फॉर्मूला वही रहा, सिर्फ और सिर्फ हमने एक चीज़ चेंज की, यहाँ पे इसको कर दिया बी। अब इसने बी का बता दिया। सेम इसी तरीके से इसको जाके चेंज करते हैं। अब ये हो गया हमारे पास 12, और इसको भी हम जाके चेंज करते हैं और इसको हम कर देते हैं 12B। अब देखिए हमारे पास तमाम क्लासेस की काउंट आ गई है। तो काउंट इफ़ के ज़रिए हमने ये चीज़ मालूम कर ली है। अब हम वापस ऊपर जाते हैं, हमारा एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज, यानी कि मल्टीपल पैरामीटर्स वाले, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाले फार्मूलाज देख लिए, जिसमें हमने रेंज और क्राइटेरिया दोनों एंटर किया था। अब हम इफ़ के फार्मूला के ज़रिए इसकी ग्रेड्स मालूम करेंगे, ताकि पता चले कि इसकी परसेंटेज किस हद में होनी चाहिए थी और हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो हम सबसे पहला फार्मूला लगाते हैं, बहुत ही आसान लेवल के ऊपर। हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल डाल दिया और हमने लिख दिया इफ़। अब इफ़ के फार्मूला को हम जैसे ही ओपन करेंगे, अब यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। पहला है लॉजिकल टेस्ट, जो आप टेस्ट करोगे और जब आपका टेस्ट पास हो जाए तो यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे जो ट्रू हो। अगर टेस्ट पास नहीं होता तो वैल्यू लिखेंगे फॉल्स। तो ये कैसे करेंगे ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस कॉलम को पिक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ J4 में को क्या वैल्यू है आपको नज़र आ रही है। इफ़ J4 इज़ लेस देन, हमने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ J4 इज़ लेस देन 30, यानी कि अगर वो 30 से छोटा होगा तो क्या हम इसको लिख देंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया हमने। अगर वो 30 से छोटा नहीं है तो आप उसको क्या कर दो, पास। सॉरी, हमने 30 नहीं किया था, हमने 35 किया था, तो हम इसको 35 वापस आके कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना दिया कि भाई अगर ये जो J4 है वो अगर 35 से छोटा है तो फेल कर दो, क्योंकि ये वैल्यू इफ़ ट्रू है। अगर 35 से छोटा नहीं है तो ज़ाहिर सी बात ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू फॉल्स। तो ये हम इसको पास कर दो। इंटर प्रेस करेंगे तो ये पास बता रहा है, क्योंकि जो वैल्यू इंटर हुई हुई है वो तो ऑब्वियसली 30 से छोटी है, ठीक है। तो हम जो है वो इसको अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो इस सब जगह अप्लाई हो जाएगा। मगर हमने बेसिक फार्मूला सीख लिया। अगर हम इसको लेस को ग्रेटर से कन्वर्ट करें तो फिर ये हम किस तरह से लिखते, फिर हमें थोड़ा सा उल्टा लिखते। हम इसको कहते अगर J4, ठीक है, ग्रेटर है 35 से, अगर ग्रेटर है तो पहले ट्रू की कंडीशन आएगी, तो पहले हम पास लिखेंगे। अब तो भाई इसको पास कर दो। और इसी तरीके से अगर वह 35 से छोटा नहीं है तो फॉल्स होने की सूरत में हम इसको क्या बोलते थे कि भाई ये फेल हो गया है। तो आप इसको जो है वो राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमारी इंटर हो गई है। तो जैसे ही हम इसको फेल करेंगे, मैं इसको फेल किसी भी स्टूडेंट को फेल करके दिखा देता हूँ। इसको मैं 31 मार्क्स से देता हूँ और इसकी एवरेज को हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, हम इसको 13 कर देते हैं। अब देखिए ये फेल हो गया है। जैसे ये इसके नीचे इसके ग्रेड जो है वो 35 से नीचे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेल कंसीडर हो जाएगा। मगर हमें सिर्फ और सिर्फ पास फेल तो नहीं लिखना, हमें यहाँ पे और भी बहुत सारा लिखना है। तो हमें नेस्टेड फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको ग्रेड के बजाय हम इसको बोल देते हैं रिमार्क्स, ठीक है, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो पास फेल बताए। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कि ताकि वो हमें बता दे कि भाई वो पास हुआ है या फेल हो गया है, ठीक है। और अगले कॉलम में हम जाके ग्रेड लिख देते हैं। अब ये ग्रेड के फार्मूला के लिए हमें नेस्टेड फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे, यानी कि फार्मूला के अंदर फार्मूलाज। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मगर अगर आप हम तवज्जो देंगे तो हमें, आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा इफ़, तो पहली कंडीशन के लिए हम उसी कॉलम को पिक कर लेते हैं परसेंटेज। अब हम ग्रेड्स असाइन करेंगे। तो मेरे जहन में ये है कि अगर भाई 80 से ऊपर ग्रेड होगा तो हम उसको जो है वो ए स्टायरिक यानी कि A1 ग्रेड असाइन कर देंगे। 80 से नीचे यानी कि 70s के रेंज में होगा तो हम उसको ए असाइन करेंगे। अगर जो है वो 60s की रेंज में होगा तो हम उसको बी असाइन करेंगे। और अगर इसी तरीके से 50s की रेंज में होगा तो सी,
और उसके बाद जो है वो हम डी, और उसके बाद वो उसको हम फेल कर देंगे। तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, तो ये नेस्टेड कंडीशन एक एक करके लगाते हैं। तो हमने कहा इसी कॉलम को पिक किया हमने, हम ग्रेटर से शुरू करते हैं, बड़े से। तो हमने कहा इफ़ J4 इज़ ग्रेटर देन 80, अगर भाई 80 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, 80 से बड़ा है तो हम इसको A1 असाइन कर देंगे, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होने के ऊपर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें ये चेक करना होगा कि वो कहीं 70 के बीच में तो नहीं आ रही, क्योंकि हम एक एक करके चेक करेंगे। हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू 80 से ऊपर है, A1 असाइन कर दो। क्या वो वैल्यू 70 से ऊपर है, उसको A असाइन कर दो। क्या वो वैल्यू 60 से ऊपर है तो उसको फिर B असाइन कर दो। हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में इसलिए आएंगे ताकि कोई वैल्यू इधर उधर ना हो जाए और वो सीक्वेंस में चेक करता जाए। अगर वो सीक्वेंस में चेक नहीं करेगा तो ग्रेड गलत असाइन हो सकते हैं। तो हमने ग्रेटर से लोअर की तरफ आना है, राइट, ताकि हमें मल्टीपल कंडीशंस ना लगानी पड़े। अगर ग्रेटर से लोअर की तरफ नहीं आते तो हमें पूरी बाउंड्री लगानी पड़ती है कि भाई वो 80 से बड़ा होना चाहिए और इसी तरीके से 70 से छोटा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों रेंज बतानी पड़ती। हम एक ही रेंज से काम चला रहे हैं फ़िलहाल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इफ़ J4 इज़ ग्रेटर देन 80, तो हम यहाँ पे एक और इफ़ यानी कि एक और कंडीशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन टेस्ट हो गई और उसके फेल होने के ऊपर हम दूसरी कंडीशन टेस्ट करेंगे। हम दोबारा उसी कॉलम को पिक कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि ये आपको नज़र आ सके। इसको हम थोड़ा सा पहले एक्सपेंड कर दें, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और इसको वापस आके इसको यहाँ पे एंड करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें ताकि आपको नज़र आ सके। हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम को इस तरफ ले आते हैं और वापस इसको एडिटिंग करने के ऊपर जाते हैं, ठीक है। हमने कहा था हम फेल के ऊपर जाके कंडीशन लिखेंगे, हमने यहाँ पे कॉमा लिखा। अब यहाँ पे एक और इफ़ ओपन करेंगे। देखिए वैल्यू इफ़ फॉल्स के ऊपर आना है, कॉमा के बाद आना है, तो हमने एक और इफ़ ओपन कर लिया, ठीक है। एक और इफ़ में अगेन उसी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जो कि J4 है। अब हम कह रहे हैं कि J4 जो है क्या वो 70 से ऊपर है। अगर 70 से ऊपर है तो इसको अब A ग्रेड असाइन कर दो, ठीक है, A ग्रेड असाइन कर दो, कॉमा। अगर नहीं है तो फिलहाल हम इसकी कंडीशन को यहाँ पे एंड करके देखते हैं और उसको फेल कर दो, ठीक है, इसको F ग्रेड असाइन कर दो ताकि हम इसको पहले समझ सकें। अब ज़रा देखिए गौर से, सिर्फ दो कंडीशन है, दो नेस्टेड कंडीशन है। जब हमें दो समझ में आ जाएगी फिर हम 4, 6, 8 सारी कंडीशंस लगा सकेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, इफ़ J4 इज़ ग्रेटर देन 80, उसको A1 असाइन कर दो। ये हमारे पास पहली टेस्ट है। उसके फॉल्स होने के ऊपर मैंने एक और कंडीशन चेक करवाने के लिए कह दिया। मैंने कहा अगर भाई वो 70 से बड़ा है तो उसको A असाइन कर दो, क्योंकि जब ये फॉल्स होगी तभी वो 70 के बीच में आएगा ना। अगर ये फॉल्स नहीं होती तो यहीं पे असाइन करके उसको बंद कर देता। तो हम 70 की रेंज के बीच में, हमने कहा कि भाई अगर 70 की रेंज से के बीच में आ रहा है तो उसको A असाइन कर दो, नहीं तो फॉल्स असाइन कर दो। अब ब्रैकेट्स को हमें ध्यान रखना है। ये वाली जो इफ़ की ब्रैकेट्स हैं ये दोनों ब्रैकेट्स आ गई हैं। इस इफ़ की जो ब्रैकेट्स है वो यहाँ पे क्लोज होनी थी तो हमें वो क्लोज करनी पड़ेगी। अब दो ब्रैकेट्स लगा दी, इंटर प्रेस कर दिया। अब वो F बता रहा है। क्यों F बता रहा है? क्योंकि वो हमारे पास इस कंडीशन में लाई कर रहा है, इस F की कंडीशन में, क्योंकि ना वो 80 से बड़ा है ना वो 70 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे एक और चेक करने जा रहे हैं। अब उम्मीद है आपको दो कंडीशन समझ में आ चुकी होंगी। अब हम तीसरी कंडीशन के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे देखें कॉमा के बाद जहाँ वैल्यू इफ़ फॉल्स आ रहा है यहाँ पे हम एक और इफ़ ओपन करने वाले हैं। हमने कहा एक और इफ़ बताओ, और अब बताओ कि अब जो ये वाला J है, J4, क्या ये 60 से बड़ा है? अगर 60 से बड़ा है तो भाई इसको B बोल दो, कॉमा। अगर फॉल्स है तो एक और इफ़ चेक करो, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और इफ़ चेक किया। अब हम नेस्टेड इफ़ के ऊपर आ रहे हैं। अब एक और इफ़ में ये होगा कि आपने इसी कॉलम को पिक किया और हमने कहा कि अगर ये 50 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको आप क्या ग्रेड बता दोगे? वैल्यू ऑफ ट्रू होने के ऊपर आप इसको बोल दोगे C, राइट। अब देखिए मल्टीपल कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है। कॉमा लगा के हम C पे ही फेल कर देते हैं क्योंकि आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो अब हम यहाँ पे एक और के बजाय हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो 50 से नीचे होगा आप उसको F ग्रेड दे दो, बाकी को भी हम जाके वो फेल कर देंगे। अब ब्रैकेट्स काउंट करते हैं, ठीक है। पहली इफ़ की 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2 आई हैं तो हमें 2 और लगानी पड़ेंगी। एक और लगा दी और एक और लगा दी,
ठीक है। अब हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये फेल बता रहा है। क्यों फेल बता रहा है? क्योंकि 50 से नीचे हमने रखा था। इसको भी हम उसी हिसाब से सेट करके देते हैं ताकि हमें आसानी हो, नहीं तो हमें बहुत लंबे जो है उसमें ग्रेड्स लिखने पड़ जाते थे। हमने इसको कहा कि भाई 35 नहीं करो भाई, 50 कर दो, ठीक है जी। तो हम 50 वाले को फेल कर रहे हैं भाई। हमने अपना क्राइटेरिया ये चेंज कर दिया अपनी समझ के हिसाब से। अभी इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज उसी तरीके से अप्लाई हो गए हैं। जो फेल हैं उनको एफ ग्रेड है, बाकी सबको पास है, क्योंकि हमने 50 पे रोक दिया था। नहीं तो ये फार्मूला हमारे लिए काफ़ी बड़ा होने वाला था। उम्मीद है ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नेस्टेड फार्मूला को समझने से पहले आप ये सिंगल वाला फार्मूला लगाइएगा। जब आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आप इस नेस्टेड के फार्मूला के ऊपर आ जाइएगा, जिसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन टेस्ट की जाती है, राइट। और यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं इफ़ के फार्मूला को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं बाकी दूसरे फार्मूलाज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारा डेटा हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। काफ़ी सारे फार्मूलाज और एडवांस इफ़ का फार्मूला जिसे हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं वो भी हमने इसमें देख लिया। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल फार्मूला की तरफ, जो कि हमें लुकअप करके एक एक रिकॉर्ड लाकर दिखा देगा। तो हम अगली शीट पे जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसके अंदर लुकअप फार्मूला के ज़रिए उसकी वैल्यूज़ को लेकर आ सकें। तो मुझे जो है वो 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं इसको फटाफट जो है वो क्रिएट कर लूँ। ओके, तो ये हमने हेडिंग क्रिएट कर ली है और यहाँ पे हम इसको जो है वो उसको बॉर्डर अलाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वहाँ से सारे के सारे ये रिकॉर्ड जो है वो हम एक एक करके यहाँ पे जब हमें शो करनी हो हम देख सकें। तो हमने यहाँ सारी की सारी हेडिंग्स कॉपी कर ली हैं। अब क्योंकि ये हेडिंग्स हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारे पास रोज़ की फॉर्म में है, हम इसे कॉलम में कैसे पेस्ट करें? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप क्या काम करें, पहले जाके आप इसको कॉपी करें। हमने कॉपी पे क्लिक कर लिया। पेस्ट करते वक्त हमारे पास एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा ट्रांसपोज का। तो हम ट्रांसपोज पोस्ट जैसे भी करेंगे वैसे फार्मूलाज भी पेस्ट कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं। कभी आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के ज़रिए। खैर, मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा। अब ज़रा देखिए वहाँ जो रो में जो मेरे पास जो डेटा था वो यहाँ पे कॉलम में आ गया है। खैर, मैं आपको एक और भी इसमें से कॉपी करके दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये फार्मूला है, जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फार्मूला पेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं इसकी सिर्फ वैल्यू पेस्ट करें तो कॉपी करें। यहाँ पे जब पेस्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से पेस्ट स्पेशल में आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट भी कर सकते हैं। खैर, अब आप यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करेंगे पेस्ट वैल्यू, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी। आप ऊपर देखिए ये फार्मूला नहीं है। खैर, मैंने आपको पेस्ट स्पेशल का तरीका भी सिखा लिया। और अब हम ये काम करते हैं कि ये हमारे पास जितने भी ये हैं वहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आईडी हो और हम बाकी ये जितना भी रिकॉर्ड है ये ख़ुद ब खुद जो है वो उसमें से सेलेक्ट होकर आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे एंटर करवा लेंगे और यहाँ पे हम उसके जो है वो रिमार्क्स ऐड करवा लेंगे। तो उसके लिए जो है हम इसको थोड़ा सा छोटा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो ये सिंपल सी हमने रिपोर्ट कार्ड ऐड कर लिए। यहाँ पे अगर आपको लोगो ऐड करना हो तो आप इंसर्ट में जाके इमेज में जाके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास लोगो ऐड करने का तरीकाकार मौजूद होता है। खैर, हम लोगो ऐड करना हो तमाम इमेजेस के बाद जब हम डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे हम इसमें देख लेंगे। फिलहाल हमने बहुत ही सिंपल सी एक हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट तैयार किया। हम चाहते हैं जैसे ही मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन ID इंटर करूँ, जैसे किसी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन ID है, यहाँ पर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये ID है 1 2 3 4 5, तो मैं जैसे ही ऐड करूं तो इस जेम्स वॉलकर का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे खुद से ही फिल हो जाए। तो उसके लिए हमें बहुत ही पावरफुल फार्मूला वी लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम वी लुकअप का इस्तेमाल करके कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1 2 3 4 5। मैं जैसे ही स्टूडेंट ID इंटर करूँ सब जगह रिकॉर्ड फिल हो जाए। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ नाम को फिल करके देखते हैं कि नाम कैसे फिल होगा। तो आपने क्या काम करना होगा, यहाँ पर जाके लिखना होगा इज इक्वल टू वी लुकअप का फार्मूला अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वी लुकअप के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू, यानी कि जो टेबल आपके पास मौजूद है डेटा सेट उसमें से वैल्यू ढूंढनी क्या है। मुझे रजिस्ट्रेशन ID ढूंढनी है, तो मैं लुकअप वैल्यू में सबसे पहले ये वाला कॉलम दूंगा ताकि यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूँ ये वहाँ से जाए, ढूंढे और इसका रिकॉर्ड लेकर आए। और अब ये हम उसको बता देते हैं कि ये टेबल एरे मौजूद कहाँ है। हमने यहाँ पे कॉमा दिया। अब टेबल एरे यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई वो टेबल रखा हुआ कहाँ है जिसमें से ये वैल्यू ढूंढनी है। तो हम चले जाते हैं दूसरी शीट के ऊपर। हमने बता दिया कि भाई हमारा जो टेबल है वो इस डेटा सेट में मौजूद है। मैं ये पूरा का पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे पूरा करना नहीं चाहिए,
बट फ़िलहाल आपको समझाने के लिए ये जो है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अभी और भी आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, हमने यहाँ पे कॉमा प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये B3 और ये शीट 2 क्यों लिखा हुआ है, ये शीट का नाम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शीट 2 शीट का नाम है, और ये इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और उसके A4 से लेकर L13 तक का डेटा सेलेक्ट हुआ हुआ है शीट 2। अगर यहाँ पे हम नाम चेंज करेंगे तो ये खुद भी जो है उसके साथ हमें अपडेट करना पड़ेगा। खैर, अगली चीज़ हमें कॉलम इंडेक्स देना है। वी लुकअप क्योंकि कॉलम्स के हिसाब से डेटा ढूंढता है, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो यानी कि मैच होने के बाद जो बताना है वो कहाँ मौजूद है। भैया हम जाके देखते हैं। वो पहले क्या काम करेगा, इसमें से आईडी ढूंढेगा। आईडी उसने ढूंढ ली भाई, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैच हो गई। मैच होने के बाद इसमें से कौन सा डेटा देखना है आपको, फिज़िक्स का डेटा देखना है, या जैसे ये मैच हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको डेटा कौन सा देखना है, आपको कंप्यूटर की वैल्यू चाहिए तो आप इसका कॉलम नंबर लिखोगे, मैथमेटिक्स की वैल्यू चाहिए तो आप इसका कॉलम नंबर देखोगे। मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, तो जो डेटा सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन से डेटा सेलेक्ट किया है, तो कॉलम नंबर मेरे पास 2 है, ये रहा मेरे पास कॉलम नंबर 2, तो मुझे वहाँ पे जाके 2 लिखना है। मैं ये जाके रिमूव कर देता हूँ क्योंकि जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाता है। खैर, मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए। अब ज़रा इसके पैरामीटर गौर से देखें। पहला B3 है जो वैल्यू मुझे ढूंढनी है, दूसरा पैरामीटर मेरे पास डेटा है, डेटा क्योंकि दूसरी शीट पे था तो उसका शीट नेम भी साथ में आ गया। तीसरा, मुझे जो डेटा मैंने दिया उसमें से रिकॉर्ड मैच होने के बाद आपको शो जो करवाना है वो मुझे सेकंड रिकॉर्ड शो करवाना है। मैं एंटर पे प्रेस करूँगा, अब देखिए जेम्स वॉल्कर यहाँ पे नाम आ गया। अब मैं वहाँ से नाम चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास 12350, तो हम जाके इसको क्या काम करते हैं, हम कहते हैं 12350, एंटर प्रेस करते हैं। तो अब ज़रा देखिए जेंडा यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये इस तरीके से मैं बाकी सारी जगह के ऊपर भी मैं उसका कॉलम पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करना है फॉर्मूला तो मुझे इसके एब्सोल्यूट रेफरेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो ये चेंज ना हो, तो मैं इसके साथ भी डॉलर लगा देता हूँ ताकि ये चेंज ना हो। मुझे डेटा सेट भी चेंज नहीं करवाना, तो मैं इसके साथ भी डॉलर लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे ये भी चेंज नहीं कराना, इसके साथ भी डॉलर लगा देता हूँ। भाई ये तो मैं चेंज करने वाला हूँ क्योंकि सबका अलग अलग रिकॉर्ड होगा तो उसको जो हम छेड़ते नहीं हैं। खैर, यहाँ पे मौजूद है, इसको कॉपी किया। अब हम आते हैं इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जाके इंग्लिश के मार्क्स के लिए, इंग्लिश के मार्क्स कौन से पे मौजूद होंगे, 1 2 3 4, तो हम नंबर 4 लिखेंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे वहाँ पे। तो हम जाके इसको आखिरी वाले को सिर्फ चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। हमने इसको 4 पे क्लिक किया, अब देखिए भाई इंग्लिश के मार्क्स आ गए। इसी तरीके से हम बाकी जाके चेंज करेंगे, बाकी भी जाके चेंज करते रहेंगे। जेंडा के 78 यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो अगर हम जाके इसको 1 2 3 4 जाके कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो अब जो है वो नाम भी चेंज होगा और उसके साथ साथ उसके मार्क्स भी उसी बंदे के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए कितना पावरफुल फार्मूला है। इसी फार्मूला को सब जगह पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ से पेस्ट किया, इसको पेस्ट कर देते हैं सब जगह। सिर्फ और सिर्फ एक एक चीज़ हमने चेंज करनी है, वो भाई हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या चेंज करना होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो हमारे फार्मूलाज में डिस्टर्बिंग कोई भी नहीं होगी। ये 5 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 6, इसको हम कर देते हैं 6 एंड सो ऑन। अब बाकी सारों को भी हम जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। ओके जी, तो ये सब मेरे पास आ गया। मैं चाहता हूँ तमाम के इंडिविजुअल ग्रेड्स आएँ, तो ग्रेड्स के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख चुके थे, उसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो रेफरेंसिंग जो है वो उसकी खुद उठा लेगा, तो हम उसको जो है जाके सिर्फ और सिर्फ ये J4 जो भी है हम इसको चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे जाके पहले पे जाके हमने इसको पेस्ट किया। होपफुली जो है वो फार्मूला सही हो सकता है ना दे पाए, बहरहाल खैर देखते हैं ये किसको पिक किया है। इसने A5 को पिक किया है, तो हम ज़रा जाके देखते हैं कि A5 हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला सेल चाहिए ना, तो ये है B5। तो हम इसको जाके सब जगह जाके हम इसको A5 के बजाय B5 कर देते हैं। इसको भी हम जाके B कर देते हैं ताकि हमारा सेम फार्मूला जो है वो यूज़ में आ जाए। हमने इसको तमाम रेफरेंसिंग जो है वो उसकी सेट कर दी है, और लास्ट वाले को भी हम जाके B5 कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये अब हमारे लिए इसको ड्रैग करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे, तमाम सब्जेक्ट के ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली एंटर हो गए हैं।
राइट। अब हमने और क्या काम करना है, यहाँ पे रिमार्क्स के लिए हम देख देते हैं कि भाई वो ऑटोमेटिक इंटर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इफ़ के फार्मूला लगा के देख लें भाई, अगर ग्रेड है तो उसको बैड रिमार्क्स दे दें, अगर अच्छा ग्रेड दिया है तो उसको गुड रिमार्क्स कर दें। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा का सारा जो है वो मौजूद है। यहाँ पे भी आप इसको ऑटोमेटिक लगाना चाहें रिमार्क्स को आप लगा सकते हैं। खैर, अब हमने ये तमाम को सिलेक्ट करके इसके बॉर्डर लगा देते हैं। और अब ज़रा देखिएगा कि मैं यहाँ से जाके सिर्फ़ और सिर्फ उसका यहाँ पे उसका आईडी लिखूँगा, सारा का सारा डेटा खुद ही उसमें शो हो जाएगा। अब हम इस वाले को चेक करते हैं 1 2 3 5 0। तो हम यहाँ पे जाके लिखा हमने 1 2 3 5 0, इंटर प्रेस किया। अब देखिए सारा का सारा रिकॉर्ड उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहाँ पे आ गया। तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखने के लिए बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ में हमें बार बार लिखना क्यों पड़ रहा है? क्या ही हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स हो, क्या ही कितना ही अच्छा हो जाए, क्या हम यहाँ से ड्रॉप बॉक्स से सेलेक्ट करें और सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। तो हम यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स लगाते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स लगाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, ये एन इसलिए आ गया क्योंकि इसका रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। तो खैर, हम जहाँ पे ड्रॉप बॉक्स लगाने वाले हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा की टैब पे। डेटा की टैब पे चाहिए, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन के नाम से। तो हम डेटा वैलिडेशन में आ गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ से हम लगा देते हैं लिस्ट को। डेटा सेलेक्ट करना है, लिस्ट कौन सी चाहिए हमें भाई ये वाली लिस्ट चाहिए, यही तो हम वहाँ पे टाइप कर रहे थे। तो यही हमें लिस्ट चाहिए भाई। हमने कहा ब्लैंक्स को इग्नोर कर दो, इनपुट मैसेज, ये मैसेज वगैरह टाइप करना चाहें आप लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं हम, या लिख सकते हैं सेलेक्ट आईडी, और यहाँ पे मैसेज कर दें प्लीज़ सेलेक्ट आईडी। ये मैसेजेस हैं, अगर आप वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, जैसे कि अगर आपने वहाँ पे गलत मैसेज दे दिया, गलत चीज़ इंटर कर दी खुद से, तो वो भी आप लिख सकते हैं इनवैलिड एंट्री। ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिख दें ताकि जो भी इसमें टाइप कर रहा होगा उसे पता चल जाए कि आपने गलत एंट्री इंटर की है। प्लीज़ इंटर आ वैलिड एंट्री। ठीक है, तो हम जैसे इसको ओके पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा कि अब क्या होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे ये आइकन नज़र आ गया और इसमें ये सारी लिस्ट खुद ही मौजूद है। हम यहाँ पे लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, भाई डेटा सेलेक्ट होता जा रहा है। अब देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हमारे पास काम हो गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड पिक करें, सारा रिकॉर्ड खुद ही उसी हिसाब से अपडेट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे जाके रॉन्ग एंट्री खुद इसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे, हमने इसमें कोई अपनी तरफ से एंट्री कर दी, एंटर करेंगे, भाई वो हम मैसेज दे देगा जो मैसेज हमने टाइप किया था, इनवैलिड एंट्री, प्लीज़ इंटर अ वैलिड एंट्री। ठीक है, तो हम रीट्राई पे करके यहाँ पे जाके दोबारा से अपनी मर्ज़ी की जो है वो एंट्री कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। तो अब हमारे पास ये रिपोर्ट कार्ड, इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड हमने बना ली है। रिमार्क्स हमने ऐड नहीं किए, आप चाहें तो इसके रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं और इसका ग्राफ या बाकी तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वी लुकअप का एक परफेक्ट एग्जांपल हमने देखी है कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, एच लुकअप अगर आपने सीखना हो तो एच लुकअप भी बहुत आसान है। एच लुकअप के लिए अगर आपके पास ये डेटा जो है रजिस्ट्रेशन आईडी इस तरह से मौजूद है, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी इस तरह से मौजूद होती, मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं ट्रांसपोज करके, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ इस तरह से मौजूद होती जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप एच लुकअप जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करते। स्पेशल में गए, हमने यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक किया और डेटा अगर आपके पास इस सीक्वेंस में है तो यहाँ पे जो फार्मूला होता फिर तो यहाँ पे एच वी लुकअप नहीं होता, इसकी जगह आप एच लुकअप लिखते। खैर, वी लुकअप और एच लुकअप हमने दोनों समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले फार्मूला को समझने के लिए जो हमारे पास है इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब तक हमने वी लुकअप के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं कि वी लुकअप के ज़रिए किस तरीके से हम रिकॉर्ड सर्च करके लेकर आ रहे हैं। अब हम अपने एक और एडवांस लुकअप की तरफ जा रहे हैं जो कि इंडेक्स एंड मैच कहलाता है। इंडेक्स और मैच के ज़रिए आप 2 वे लुकअप भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे आईडी है, मैं यहाँ से कोई भी आईडी बता दूँ और मैं यहाँ से वनीला का देखना चाहूँ वनीला का भी देख सकता हूँ, चॉकलेट का देखना चाहूँ चॉकलेट का भी देख सकता हूँ, बनाना का देखना चाहूँ बनाना, मतलब मुझे अलग अलग कॉलम उसके लिए पिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और वो मुझे उसी का ही बता देगा। तो ये यूजुअली इस तरह के जो पावरफुल काम है, जो 2 वे लुकअप्स होते हैं, वो वी लुकअप के ज़रिए फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो हम इंडेक्स या मैच का सहारा लेते हैं। इंडेक्स या मैच बड़ा ही एक पावरफुल फार्मूला है। अब अगर हम पिछले डेटा सेट की तरफ जाके देखें, अब किसी भी एक रिकॉर्ड को
सर्च करने के लिए यूजुअली आपने देखा कि हमने पूरा का पूरा डेटा सेट सेलेक्ट किया था। इंडेक्स या मैच में पूरा डेटा सेट सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम ज़रा इंडेक्स या मैच की तरफ आते हैं। पहले एक काम करते हैं कि हम इंडेक्स और मैच दो अलग अलग फार्मूलाज हैं, दोनों अलग अलग फार्मूलाज का आउटपुट चेक कर लेते हैं कि वो दोनों अलग अलग कौन सा आउटपुट दे रहे हैं। तो हम ज़रा सबसे पहले मैच को चेक करते हैं कि मैच का फार्मूला क्या काम करता है। हमने यहाँ पे जाके पहले एक काम करते हैं कि एक वैल्यू लिख देते हैं। हमने यहाँ पे जाके लुकअप वैल्यू लिख दी, जैसा कि 1248 ये हमारी वैल्यू है। और यहाँ पे हम मैच का फार्मूला लगा के चेक करते हैं कि मैच का फार्मूला क्या काम करेगा। मैच का फार्मूला सबसे पहले लुकअप वैल्यू जो कि ढूंढनी है, उसके बाद अरे, हमने यहाँ पे जाके इसको अरे बता दिया कि भाई ये अरे है हमारा, ठीक है। और कॉमा के बाद मैच टाइप बताई जाती है। यूजुअली ये नंबर्स के लिए भी बड़ा पावरफुल फार्मूला है। अगर आपके पास नंबर्स हैं तो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए 1 और -1 आता है, मगर हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे 0 इंटर करेंगे। अब ये 3 पैरामीटर्स दे दिए, एक लुकअप वैल्यू, एक डेटा सेट की रेंज, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया उसका जो है वो एग्जैक्ट मैच का पैरामीटर। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे, अभी हमें 4 बता रहा है। 4 क्या, यानी कि 1248 इस डेटा सेट में चौथे नंबर पर आना चाहिए, 1 2 3 4। तो ये मैच का फॉर्मूला बेसिकली डेटा सेट के अंदर पोजीशन बताता है कि वो डेटा किस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से इसने पोजीशन बता दी। ये कौन सा फॉर्मूला था, हमने यहाँ पे मैच लगाया था। और हम यहाँ पे इंडेक्स को ज़रा चेक करते हैं कि इंडेक्स क्या काम करेगा। अब हम यहाँ पे इंडेक्स को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में हम दोनों को मर्ज कर देंगे ना भाई। तो हमने यहाँ पे जाके लिखा इंडेक्स, और इंडेक्स में भी सेम वही काम करते हैं। ये कह रहा है कि सबसे पहले भाई मुझे डेटा का एरे बताओ। मैंने कहा कि भाई ये रहा डेटा का एरे। अब ये मांग रहा है मुझसे रो नंबर और कॉलम नंबर, कि इस डेटा का आप रो नंबर खुद बता दो, हम उसकी वैल्यू पिक कर देंगे। मैंने कहा कि भाई मुझे चौथा डेटा चाहिए, तो चौथा यहाँ पे फॉर्मूला भी मौजूद है, मैं खुद टाइप भी कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई 4 मुझे बता दो। दूसरा पैरामीटर जिसके साथ ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स वो कंपलसरी नहीं है, सिर्फ 2 ही जो है वो कंपलसरी हैं। इंटर प्रेस किया तो उसने चौथी वैल्यू जो है वो खुद ही ढूंढ के बता दी कि 1 2 3 4 चौथे पे वो वैल्यू क्या आ रही है। यानी कि इंडेक्स का फॉर्मूला पोजीशन मांगता है और वैल्यू दे देता है। मैच का फार्मूला डेटा सेट मांगता है और मैचिंग वैल्यू के ऊपर आपको रिकॉर्ड दे देता है। तो हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं एक साथ मिक्स करके। तो मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हमने ये दोनों जाके डिलीट कर दिया क्योंकि हम इस तरह से तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखें, जैसे मैंने लिखा 1248। ओके जी, तो अब हम इंडेक्स और मैच को दोनों को मिला के इस्तेमाल करेंगे और इसके 2 लेवल्स होंगे। एक में हम मैच एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, एक में 2 दफ़ा, यानी कि एक दफ़ा हम रो एंड कॉलम देंगे और एक दफ़ा सिर्फ एक ही वैल्यू देंगे। यानी कि अभी हम जो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं वो एग्जैक्टली वी लुकअप की तरह होगा। हम आईडी के ज़रिए उसका प्रोडक्ट नेम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो आईडी इंटर करने वाले हैं इसको फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे आईडी इंटर करेंगे और वो हमें उसकी प्रोडक्ट बता देगा कि भाई उस आईडी के ऊपर प्रोडक्ट क्या है। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फ़िलहाल हम ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स का फार्मूला देना है क्योंकि यही हमें वैल्यू पिक करेगा। हमें वैल्यू कहाँ से उठानी है, जो इंडेक्स का फार्मूला है वो हमें आंसर प्रोवाइड करेगा। तो हमारा आंसर इसमें है क्योंकि हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए ना आखिर में, तो हम सबसे पहले इसको पिक कर लेंगे। अब हमें रो नंबर ढूंढना है कि भाई इसमें से कौन सी रो देखनी है, भाई ये वाली ढूंढनी है, ये वाली। अगर भाई 2 आंसर आएगा तो आइसक्रीम होगा, 3 आंसर आएगा तो फ्रोज़न होगा। तो हमें यहाँ पे नंबर डालना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 2 इंटर कर देता हूँ तो अब आपको नज़र आएगा कि ये क्या काम करेगा, ये फ्रोज़न योगर्ट बता दिया इसने। तो मुझे यहाँ पे मैनुअल नंबर इंटर नहीं करना, मुझे यहाँ पे वो नंबर इंटर करना है जिस नंबर पे ये ऑर्डर आईडी मौजूद है। ऑर्डर आईडी कहाँ है, 1248 पे मौजूद है। तो उसके लिए हमें मैच का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, MATCH। मैच का फार्मूला इस्तेमाल किया। मैच के फार्मूला को चाहिए होता है भाई लुकअप वैल्यू, कि भाई ढूंढो फिर हम उसका नंबर बता देंगे। हमने कहा कि भाई ये ढूंढ के बताओ, और ढूंढो कहाँ से, ये यहाँ ढूंढनी है उन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस फार्मूला है पर उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। अब हमने एग्जैक्ट मैच पे जाना है ताकि हमारा जो मैच है वो बिल्कुल एक्यूरेटली मैच किया जाए। और हमें एक ब्रैकेट हमारी मिस हो गई है, वो हम एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। हमने यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दी। अब ज़रा देखिएगा कि अब इसने बता दिया 1248 के ऊपर आइसक्रीम मौजूद है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अब मैं करता हूँ 1245, तो यहाँ पे भी आइसक्रीम मौजूद है।
और 1246, सॉरी मुझे यहाँ एंटर करना था, ये मैंने गलत जगह एंटर कर दिया, 1246। अब देखिए यहाँ पे उसने चेंज कर दिया। तो ये बिल्कुल वही काम हो रहा है जो वी लुकअप से हो रहा था, मगर एक चीज़ जो वी लुकअप में नहीं हो सकती वो ये चीज़ नहीं हो सकती कि आपको टू वे लुकअप देखना है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से वनीला पिक करें तो वो वनीला का बता दे, चॉकलेट पिक करें तो चॉकलेट का बता दे, बनाना पिक करें तो वो बनाना की सैलरीज जो सेल्स हैं वो बता दे। तो टू वे लुकअप के लिए आपको इंडेक्स या मैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बजाय यहाँ पे एक और चीज़ कॉलम ले लेता हूँ, फ्लेवर का, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेल्स का। यानी कि अब हम सर्च जो करेंगे वो दो चीज़ों से करेंगे, एक आईडी से और एक फ्लेवर से। तो हम दो चीज़ें पिक करेंगे, आईडी और फ्लेवर, तो वो हमें उसके सेल्स बता देगा। अब ये टू वे लुकअप है, ये बड़ी पावरफुल फार्मूला हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बनाना, ठीक है। तो मुझे इस वक्त क्या चाहिए, मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ आइसक्रीम के ऊपर 1246 1245, ठीक है। तो मुझे बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, 1245 ऑर्डर आईडी है और बनाना के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये हैं, तो मुझे ये वैल्यू पिक करनी है। अगर मैं यहाँ पे चॉकलेट लिखूँ तो ये वाली आनी चाहिए, अगर वनीला लिखूँ तो ये वाली आनी चाहिए, ठीक है। तो ये टू वे लुकअप है। चॉकलेट पे जाऊँ तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपीयर हो, तो मैं बड़ा ही एडवांस लुकअप की तरफ जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले जाएंगे इंडेक्स की तरफ, ठीक है। जो हमें आंसर निकालना है तो हम जो है सबसे पहले उसको पिक करेंगे। तो हमें आंसर कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए इस पूरे अरे में से, ठीक है। ये हमारा आंसर इसमें से कहीं ना कहीं पिक होगा। वनीला होगा तो इसमें से आएगा, चॉकलेट होगा तो इसमें से आएगा, बनाना होगा तो इसमें से आएगा, कॉमा। अब मुझे रो एंड कॉलम देना है, ठीक है। रो मैं इसके ज़रिए पिक करूँगा और कॉलम इनके नाम के ज़रिए पिक करूँगा। तो रो के लिए ढूंढने के लिए कि भाई कौन सी रो आई है, तो हम लगाएंगे मैच, ठीक है। रो के लिए ऑर्डर आईडी ढूंढी जाएगी, कॉमा, ऑर्डर आईडी मौजूद कहाँ है, यहाँ मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद आ गई कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे 0 एंटर कर दिया। अब ये हमारा हो गया पहला मैच, ठीक है, जो कि हमें रो ढूंढ के देगा। अब हमें कॉलम ढूंढना है, तो कॉलम के लिए कॉमा लगा के मैच दोबारा से ओपन कर लिया। अब ये बड़ा ही एडवांस लुकअप है। मैच के लिए हम ये चीज़ देंगे, ठीक है। ये हमारी लुकअप वैल्यू है और लुकअप वैल्यू पड़ी हुई कहाँ है, यहाँ पड़ी हुई है। तो हम इसको पिक करेंगे क्योंकि हमें ये ढूंढनी है, कॉमा। अब अरे देंगे, अरे ये रहा, ठीक है। ये वैल्यू ढूंढनी है, लुकअप वैल्यू, ये वाली चॉकलेट की, लुकअप अरे, ये रहा मेरा अरे, ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट मैच पे एंटर कर दिया और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स मैंने क्लोज कर दी। ये पहली मैच की है और ये इंडेक्स की ब्रैकेट है। अब मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईडी मैंने दे दी 1245 और मैंने यहाँ पे लिख दिया चॉकलेट, और चॉकलेट की वैल्यू ये आ रही है, ये वाली वैल्यू पिक की है। और इसी तरीके से 1245 के ऊपर रहते हुए अगर मैं यहाँ पे जाके वनीला लिखता हूँ तो अब ज़रा देखिए इसने वनीला की वैल्यू पिक कर ली है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके बनाना लिखता हूँ, ठीक है, अब इसने बनाना की, ये टू वे लुकअप है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी है। तो बेहतर यही होता है इस तरह के लिए कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा दें, यहाँ पे भी हम ड्रॉप डाउन लगा देते हैं, इसके ऊपर भी हम ड्रॉप डाउन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लगाने के लिए क्या करना पड़ता था, दोबारा से जल्दी से जाके ड्रॉप डाउन लगा देते हैं। डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन सेटिंग में गए, यहाँ से हमने लिस्ट को पिक किया और हमें यहाँ पे सोर्स में हमें ये पूरी की पूरी चीज़ चाहिए और हमने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारी सारी आईडीज़ आ गई हैं और हमें यहाँ पे ये इसको भी चेंज करना है क्योंकि हम ये दो चीज़ें चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके अगेन डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ से हमने जो है वो लिस्ट को पिक कर लिया और सोर्स में जाके हमने ये 3 पिक कर ली, ठीक है, और हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम जाके चेंज करेंगे, भाई हमने कहा 1245, उसने बता दिया भाई प्रोडक्ट आइसक्रीम है। फ्लेवर हमने बता दिया भाई चॉकलेट का बता दो कितने पैसे हो गए, तो ये इसने बता दिया, राइट। तो ये बहुत ही एडवांस लुकअप है। हो सकता है इसको आप परफॉर्म करने में आपको हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आए, मगर आप इसको 2 से 3 दफ़ा अगर आप परफॉर्म करेंगे तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा 1245। और इसी तरीके से आप इसका फ्लेवर चेंज करें तो आपको जो है वो ये सारी की सारी वैल्यूज़
जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को 1-2 दफ़ा ज़रूर देखिएगा, तो आपको जो है ये इंडेक्स और मैच अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हमने सर्चिंग के ऊपर, फार्मूला के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हम जा रहे हैं अपने बड़े ही पावरफुल फीचर की तरफ, पिवट टेबल्स की तरफ। पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट सीख के हम डैशबोर्ड बनाएंगे, तो हमारे साथ रहेगा। हम जल्दी से अपने पिवट टेबल्स की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेल की सीख ली हैं नाउ। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक एक्सेल को जो है वो इस्तेमाल करना आ गया होगा और आप काफ़ी सारी एक्सेल की चीज़ों को जो है अब यूज़ कर पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं एक्सेल के एक और बड़े ज़बरदस्त फीचर की तरफ, जिसके ज़रिए हम एक्सेल के अंदर डेटा एनालिटिक्स को बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ज़रिए ही हम डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं पिवट टेबल्स। पिवट टेबल से ही अभी हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, पिवट टेबल से ही हम डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट करेंगे। तो एक्सेल के अंदर डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने के लिए यूँ समझ लीजिए पिवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पिवट टेबल को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंट चार्ट्स को प्रैक्टिस करना होगा, तो मैंने ये एक चार्ट आप लोगों के सामने, एक डेटा सेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये तमाम डेटा आपको, जितने भी डेटा इसके अंदर जो है के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये सब इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, इस डेटा का मकसद ये है कि इसके अंदर एनालिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक डेट का कॉलम भी है जिसको हम यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट सेग्रीगेशंस हैं डेटा की। हमारे पास कंट्री है, हमारे पास प्रोडक्ट है, कॉस्ट के 2 कॉलम है, तो हम इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम बाकी तमाम शीट्स को हाइड कर देते हैं, ताकि हम इन तमाम शीट्स को अब हम इस्तेमाल अभी आगे नहीं करने वाले, तो हम इसको हाइड कर देते हैं ताकि हमें नज़र ना आए। हमारे पास सिर्फ शीट एक ही है। अनहाइड करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप अनहाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने हाइड किए हैं, वो डिलीट नहीं हुई है। इस शीट का जो है वो मैं नाम रख देता हूँ डेटा, ताकि मुझे पता चले ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, ये डेटा की शीट आ गई है। अब इसी तरीके से एक और न्यू टैब क्रिएट कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं अपने सारे के सारे टेबल्स बनाऊंगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेबल्स। ठीक है, और इसी तरीके से एक और शीट हम बना देंगे यहाँ पे, और इसका नाम रख देंगे डैशबोर्ड, और इसका हम नाम रख देते हैं डैशबोर्ड। इसके ऊपर हम डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड वाली शीट को हम सबसे पहले रख देते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर हम बाद में काम करेंगे। फिलहाल हम डेटा के ऊपर आ जाते हैं। डेटा को हम सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे, और इसके ऊपर हम पिवट टेबल्स बनाएंगे। तो एक काम ये करते हैं कि हमारे पास नेम की कन्फ्यूजन ना हो, तो हम टेबल्स को पिवट टेबल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, पिवट टेबल्स क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। खैर, अब आपको 2 टैब्स इस तरह से नज़र आ रही हैं, एक डैशबोर्ड है, एक पिवट टेबल है, और एक डेटा की शीट है। डेटा को हम क्या काम करते हैं, Ctrl+T प्रेस करते हैं। अभी देखिए, इसने पूरा का पूरा डेटा खुद ही सेलेक्ट कर लिया है। A1 से लेकर G526 तक सारा डेटा खुद ही सेलेक्ट कर लिया है। Ctrl+T से जब आप टेबल बना लेते हैं तो सिलेक्शन करना बहुत आसानी होती है, तभी हम इसलिए टेबल बना रहे हैं। अदरवाइज़ हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी पिवट टेबल बना सकते हैं। हमने ओके पे क्लिक किया, अभी हमारे पास टेबल बन चुका है। अब इसके ज़रिए पिवट टेबल्स बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। आपने क्या काम करना होगा, पिवट टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट की टैब में जाएंगे। ये पिवट टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए कि टेबल जो डेटा है, जो रेंज है, वो खुद ही सेलेक्ट हो गया है। इसके बीच में क्लिक किया हुआ था तो उसने खुद ही पिक कर लिया टेबल 1 के नाम से। तो पिक करना, सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। अब हमने वो पूछ रहा है कि पिवट टेबल कहाँ बनाना है, हम कहेंगे कि भाई नई वर्कशीट नहीं बनाओ, एग्जिस्टिंग लोकेशन, यानी कि हमने जो शीट बनाई हुई है इस पर बनाओ। तो हम यहाँ पे जाके पिवट टेबल के ऊपर एक लोकेशन दे देते हैं कि भाई हमने कहा इस लोकेशन के ऊपर पिवट टेबल बना दो। लोकेशन सेलेक्ट की है। अब ज़रा गौर से देख लीजिए, पिवट टेबल के ऊपर A2 के कॉलम के ऊपर जो है हम इस वक्त पिवट टेबल क्रिएट करने वाले हैं। हमने ओके पे क्लिक किया तो जी ये लीजिए, हम पिवट टेबल की वर्कशीट्स के ऊपर एक पिवट टेबल बन चुका है, मगर इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको पिवट टेबल को यूजेबल बनाने के लिए यहाँ से इसकी कुछ फील्ड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फील्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ये 4 एरियाज़ होते हैं। एक फ़िल्टर का है, एक कॉलम का है, एक रो का है, एक वैल्यूज़ का है। कॉलम और रोज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैल्यूज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला पिवट टेबल बनाते हैं, बहुत ही आसान किस्म का। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट जो है हमने रोज़ में रख दिया। अब रोज़ में रखेंगे प्रोडक्ट, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह से डेटा हमारा रोज़ में शो किया जाएगा। और अगर इसे मैं कॉलम में शो करा था तो अब देखेंगे ये मेरे पास इस तरह से कॉलम में अपीयर हो रही हैं सारी की सारी प्रोडक्ट। मैं वापस रो में ले जाता हूँ, मुझे इस तरह का डिस्प्ले चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट का कॉलम पिक कर लेता हूँ। प्रॉफिट का कॉलम यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हैं, ड्रैग फील्ड्स हैं।
प्रॉफिट आप कहीं पे भी रख सकते हो, मगर इसके लिए सूटेबल जगह ये वैल्यूज़ है, क्योंकि वैल्यूज़ के ऊपर वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सम का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए सामने पिवट टेबल में चॉकलेट चिप की टोटल प्रॉफिट यहाँ पे टोटल हो गया है, और इसी तरीके से तमाम कैटेगरीज़ का, शुगर का, तमाम कैटेगरीज़ का यहाँ पे भी टोटल हो गया है, और इनका ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे निकल आ चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल फीचर है जिसके ज़रिए आप पिवट टेबल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं ताकि हम इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सॉर्टिंग के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ से हमारे पास ये पे ऑप्शन आ रहे हैं सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A। हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करेंगे तो आपकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगी। खैर और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जिसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके हम इस्तेमाल करते रहेंगे। खैर पिवट टेबल यहाँ पे मौजूद है। पिवट टेबल को मूव करना हो तो वो भी बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे चले जाएंगे एनालाइज़ की टैब में, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन हो जाएगी एनालाइज़ की। यहाँ पे मूव टेबल का ऑप्शन है, मूव के ऊपर क्लिक करके आप जिस लोकेशन के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपका पिवट टेबल वहाँ पे मूव हो जाएगा। पिवट टेबल को डिलीट करना होगा, पूरा टेबल सेलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबा देंगे तो पिवट टेबल डिलीट हो जाएगा। खैर आपको अगर और भी इसमें ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डेटा के रिफ्रेश का ऑप्शन है कि अगर आपने डेटा के अंदर जाके कोई चेंजेस की हैं, यहाँ पर डेटा में कोई चेंजेस की हैं, तो पिवट टेबल के ऊपर आके आप इसको रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉर्टिंग करके देख ली और टेबल को हमने देख लिया। यहाँ पे वैसे ही जो सम का फार्मूला लगा हुआ है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे समराइज वैल्यू के ऊपर आपने सम पे क्लिक किया हुआ है। अगर काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल प्रोडक्ट को काउंट करेगा कि इसकी वैल्यूज़ कितनी हैं। अब ज़रा देखिए चॉकलेट चिप की 151 एंट्रीज़ हैं। इसी तरीके से आप डेटा की बहुत अच्छे तरीके से एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप टोटल नज़र आ रहा है कि चॉकलेट चिप जो है वो 151 है। ठीक है, तो इसी तरीके से पिवट टेबल के ऊपर जाके फील्ड लिस्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका ये बार सामने आ जाएगी। इसमें से कोई और मज़ीद ऐड या रिमूव करनी है आप वो भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके देखिएगा तो यहाँ पे आपको अगर इसके अंदर जाके देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी नज़र आ रहे होंगे। राइट क्लिक करें इसी के अंदर रहते हुए और यहाँ पे समराइज़ में जाएंगे, एवरेज भी है, मैक्स भी है, मिनिमम भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। खैर हम इन तमाम चीज़ों को वापस ऐड कर देते हैं सम के ऊपर। तो ये सम हमारे पास मौजूद है। हम एक दो पिवट टेबल और बना लेते हैं ताकि हम तमाम पिवट टेबल्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका अगर हेडर यानी कि हेडिंग आपने अप्लाई करनी हो, मर्ज सेंटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हेडिंग अप्लाई कर दीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट प्रॉफिट्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी जो है वो हेडिंग यहाँ पे हमने दे दी है इसको, और बोल्ड भी हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे एक और पिवट टेबल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं इस लोकेशन के ऊपर। तो हम डेटा पे जाते हैं, डेटा के ऊपर जाके हमने यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, वही टेबल 1 दोबारा से सेलेक्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग लोकेशन पे जाएंगे, अब हमने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है। पिवट टेबल के ऊपर जाके हमने इसी लोकेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। एक और पिवट टेबल बन चुका है, मगर अब की बार हम डिफरेंट फील्ड सेलेक्ट करेंगे ताकि हम डेटा को और बेहतर तरीके से देख सकें। बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप डेटा को एनालाइज करते हो, तो एनालाइज करने के लिए जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट की जो है प्रॉफिट्स देखी हैं, तो हम इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। आप चाहें तो कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। ये हमने कंट्री पे क्लिक कर लिया और इसी तरीके से हमने इसका प्रॉफिट चेक कर लिया। अब कंट्री वाइज प्रॉफिट आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। तो ये पिवट टेबल जो है वो कंट्री वाइज प्रॉफिट के लिए है। इसी तरीके से हम और भी पिवट टेबल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, दूसरे 2-3 और क्रिएट कर लेते हैं। हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमने पिवट टेबल के ऊपर क्लिक किया और डेटा के ऊपर जाके हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ हम ये पूरा इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हमने टेबल सेलेक्ट कर लेना है। खैर टेबल को सेलेक्ट करना हमारे ज़्यादा आसान इसलिए होगा कि हम डेटा के ऊपर जाइए, बीच में क्लिक करें, अब टेबल के अंदर मौजूद हैं, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करें, अब ये टेबल 1 जो है यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर जाके हमने यहाँ पे जाके अपनी लोकेशन दे दी और ओके पे क्लिक कर दिया। अब की बार हम डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या क्या पिक करने वाले हैं। अब हम काफ़ी सारी चीज़ें पिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम कंट्री ले लेते हैं और उसके बाद हम इसका प्रॉफिट ले लेते हैं। अब 3 कॉलम लिए हैं, पर इन 3 कॉलम की एडजस्टमेंट कैसे रखेंगे। प्रोडक्ट को हम रोज़ में ही रखते हैं, कंट्री को हम कॉलम पे डाल देते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये में बस प्रोडक्ट आ रही है, यहाँ पे कंट्री जो है वह कंट्री वाइज यहाँ पे रोज़ आ चुकी हैं। आप चाहें तो प्रोडक्ट को यहाँ रख लें, जो जिस तरीके से भी आपको डेटा देखना है कंट्री को यहाँ कर लीजिए।
अब ज़रा आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि यहाँ पे कंट्री आ रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स को जो है वो अलग अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है डेटा की एनालिटिक्स को देखने के लिए। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके शो वैल्यूज़ के अंदर ग्रैंड टोटल को हम परसेंटेज पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे डेटा को अब परसेंटेज के हिसाब से जो है वो इसको व्यू किया है और ये अभी हमें इस हिसाब से जो है नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रैंड टोटल हमारे पास 100% है और हर प्रोडक्ट की परसेंटेजेस नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इंडिया के अंदर 21%, इसी तरीके से मलेशिया में 17 और तमाम प्रोडक्ट की अलग अलग परसेंटेजेस शो हो रही हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है कंट्रीज़ का और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है ओवरऑल का। तो आप चाहें तो परसेंटेज में भी व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास शो एज और भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, आप चाहें तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम नो कैलकुलेशन पे रख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त डेटा के एनालिटिक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। खैर, हमने 3 पिवट टेबल क्रिएट कर लिए हैं, हम एक और पिवट टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे इसके चार्ट्स क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डेटा के ऊपर। अब हमने यहाँ पे डेटा को बीच में हमने सिर्फ क्लिक कर दिया ताकि इस टेबल को ऑटोमेटिकली पिक किया जा सके। हमने पिवट टेबल के ऊपर क्लिक किया, आप देखिए टेबल 1 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। लोकेशन देनी है, वापस जाते हैं पिवट टेबल के ऊपर और यहाँ हम जो है वो क्लिक कर लेते हैं। ये इतने सारे पिवट टेबल इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम डेटा को अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकें और इन तमाम चीज़ों के अलग अलग चार्ट्स बनेंगे। अब की बार हमें क्या चाहिए होगा इस डेटा के अंदर, अब हमें एक डेट की फील्ड भी चाहिए होगी। तो हम एक डेट की फील्ड को भी रख लेंगे और डेट की फील्ड के हिसाब से अब हम यूनिट सोल्ड भी लिख लेते हैं कि कितने यूनिट सोल्ड किए सेल किए जा रहे हैं। तो यूनिट सोल्ड का हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ रख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास यूनिट सोल्ड और कॉस्ट 2 आ रहे हैं, मगर हमें कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। खैर, हमने सिर्फ इन 2 चीज़ों का रखा है ताकि इन दोनों का हम लाइन चार्ट क्रिएट कर सकें। खैर, अब हम यहाँ पे एक लास्ट पिवट टेबल और क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट की तरफ जाएंगे। इंसर्ट पिवट टेबल और पहले हमें टेबल के ऊपर जाके क्लिक करना होगा। डेटा पे जाते हैं, पिवट टेबल और यहाँ से हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर आके सेम इसी जगह पे हमने जाके लोकेशन दे दी। सेम इसके जैसा ही हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, मगर अब की बार हम इसमें एक तो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हमने यूनिट सोर्स सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हम प्रॉफिट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉफिट भी साथ साथ में नज़र आ सके और हम इसका लाइन चार्ट क्रिएट कर सकें। खैर, अब इन तमाम पिवट टेबल्स को हम यूज़ में लेकर आएंगे। डेटा अगर चेंज कर लें तो आप जाके यहाँ से रिफ़्रेश ऑल पे जाके आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं ताकि पिवट टेबल रिफ़्रेश हो जाएं। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम जो है वो नज़र में रख सकते हैं। और ख़ैर, हम इस वक्त जा रहे हैं इन तमाम जितने भी हमने पिवट टेबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, हम इन तमाम का चार्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। डेटा की मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से आपको अगर समराइज डेटा दिखना हो तो आप यहाँ से सिर्फ उसी स्पेसिफिक चेक के ऊपर लगा के आप इनको चेक कर सकते हो। खैर, अब हम जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम अपने डैशबोर्ड को जो है सेट करने जा रहे हैं। डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई ना कोई टाइटल और कोई ना कोई इस तरीके से जो है उसका हेडर चाहिए होगा। तो हम कोई इंटरनेट से कोई ना कोई एक रैंडम सा लोगो डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम इस डैशबोर्ड को क्रिएट करने की तरफ जाएंगे। ओके, तो हमने काफ़ी सारे पिवट टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इन तमाम पिवट टेबल्स के हम चार्ट क्रिएट करेंगे। डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हम डैशबोर्ड के ऊपर जाके इसका एक बहुत अच्छा सा और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम यहाँ पे जो है वो इसका क्रिएट करते हैं डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले इसका हेडर बनाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से हम शेप्स पिक करते हैं। ये रही हमारे पास शेप्स और यहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने डैशबोर्ड के लिए टॉप के ऊपर हमने एक शेप ड्रॉ कर ली है और शेप हम इतनी रखेंगे ताकि हमारे पास ये सामने जैसे हम ओपन करें तो हमारे सामने नज़र आनी चाहिए। तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, उस हिसाब से रखेंगे ताकि हमारे पास जब हम ओपन करें तो उसको हम देख सकें। तो हम ज़रा n कॉलम तक रखते हैं और 100% जूम पे रखते हैं कि वो हमारे पास विजिबल होती है। 100% पिक्सल के ऊपर हमें जितनी विजिबल होगी हम उतना ही रखेंगे। s कॉलम तक हमने रख देते हैं, s कॉलम तक हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम वापस इसको जो है वो वहीं ले जाते हैं, 100% के ऊपर आके वापस आ जाते हैं। अब देखिए ज़रा मेरे पास कंप्लीट फिट हो चुकी है। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकेंगे। अब हम लिखते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक है, कंट्रोल ई प्रेस करके हम इसको सेंटर लाइन कर देते हैं और इसी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट पे जाके इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको 48 पे रखते हैं और 48 का ये हमारे पास जो है वो सामने आ गया है। इसका फ़ॉन्ट टाइम्स रोमन हमने इसका जो है वो फ़ॉन्ट रख दिया, ये हमारे पास सामने नज़र आ रहा है।
ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम फिट कर देते हैं। यहाँ पे हमें लोगो चाहिए, अब लोगो लगाने वाले हैं। लोगो के लिए हम इंसर्ट की टाइप में जाएंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। एक लोगो के लिए हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है इमेज, आपके पास जो भी लोगो हो आप उसके ऊपर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। खैर हमने अब इसको सेट करना है, हम इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं। क्रॉप वगैरह करना हो जब भी आप पिक्चर ऐड करें तो आपके पास फॉर्मेट की टाइप में क्रॉप के ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। सैंड फ्रंट एंड बैक के ऊपर ला सकते हैं कि इस वक्त हमें फ्रंट पे चाहिए तो हमें इसको बैक पे के ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डिक्रीज़ करके, अब ज़रा हमारे पास लोगो यहाँ पे बन चुका है, एडजस्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे लोगो लगा दिया, थोड़ा सा और इसको साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमने इसको यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर दिया। तो ये हमने डैशबोर्ड का एक हेडर बना लिया। अब बाकी नीचे हम अपने चार्ट्स क्रिएट करेंगे। तो चार्ट्स क्रिएट करने के लिए पिवट टेबल पे जाते हैं। सबसे पहला चार्ट हम इन दो का बनाएंगे और हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इस पिवट टेबल के ऊपर। एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा पिवट चार्ट का। पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहला जो चार्ट बनाने वाले हैं वो लाइन चार्ट का। इसका लाइन चार्ट बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि हमारे पास ये टाइम लाइन है और इसमें डेट्स आ रही हैं, मंथ आ रहा है, तो एक लाइन चार्ट के अंदर प्रोग्रेशन बहुत अच्छी नज़र आएगी। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास चार्ट आ गया है। इस चार्ट को कंट्रोल X करते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर जाके कंट्रोल V यानी कि पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। साइज़ इसका हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत स्मॉल साइज़ में चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन्स आ रहे हैं, वैसे अगर आपको चाहिए हो आप इन बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए, मैं इनको रिमूव करने वाला हूँ। आप चाहें तो ये बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। बटन्स को रिमूव करने के लिए आपने बटन्स के पास जाके राइट क्लिक करना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे जाएंगे रिमूव फील्ड का, और इसी तरीके से हाइड का भी आ रहा है। हाइड ऑल फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे बटन्स हाइड हो जाएंगे। ये नंबर्स भी नहीं चाहिए, ये नंबर्स, क्योंकि अगर आपको नंबर्स पढ़ने हो तो आप पिवट टेबल के ऊपर जाके यहाँ पे आप सारे नंबर्स पढ़ सकते हैं। नंबर्स नहीं चाहिए, हमने नंबर्स भी यहाँ से रिमूव कर दिए। और इसी तरीके से ये टोटल का लेजेंड भी नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमने एक पिवट टेबल किससे बनाया था, अब ज़रा जाके देते हैं, ये यूनिट सोल्ड का है। तो हम यहाँ पे जाके टोटल की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है यूनिट सोल्ड। अब ये हमारे पास एक यहाँ पे बन चुका है एक चार्ट। इसी तरीके से बाकी भी दूसरा बना लेते हैं, दूसरा भी इसके जैसा ही है, ये भी लाइन चार्ट से ही बनेगा। तो हम जाके इसके एनालाइज में जाके हमने यहाँ पे पिवट चार्ट पे क्लिक किया, सेम उसी तरीके से लाइन चार्ट पे जाएंगे और ये भी हम जल्दी से जो है वो इसका लाइन चार्ट बना लेते हैं। अगर आपको किसी और डिज़ाइन में चाहिए तो आप वो भी पिक कर सकते हैं, पर फिलहाल मुझे यही डिज़ाइन समझ में आ रहा है तो मैं उसी डिज़ाइन की तरफ जाऊँगा, ठीक है। और मैंने ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास ये चार्ट आ चुका है। कंट्रोल X पे क्लिक करते हैं और इसको डैशबोर्ड पे ले जाते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास दूसरा चार्ट यहाँ पे आ चुका है और इसका साइज़ भी हम बिल्कुल उसके जैसा ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसके साथ भी इसके बाकी ऑप्शन भी वैसे ही हाइड कर देते हैं जैसे दूसरे के किए थे। अब यहाँ पे इसको क्लिक करके ये भी हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने बटन्स के ऊपर क्लिक करके सारे बटन्स हमने हाइड कर दिए और यहाँ से हम इसको भी वैल्यूज़ को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमने यहाँ से वैल्यूज़ को रिमूव कर दी और ये हमारे पास पिवट चार्ट किस चीज़ का है, हमारे पास सम जो है वो प्रॉफिट्स का है। तो हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं प्रॉफिट्स। आप चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं प्रॉफिट्स ओवर द मंथ्स, ये भी हम लिख सकते हैं, ये आपके अपने टाइटल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे काम करते हैं कि पीछे जो ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं आप चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने फ़िलहाल इसलिए हाइड नहीं करा ताकि मुझे यहाँ पे उसको जो है वो एडजस्ट करने के लिए मुझे एटलीस्ट गाइडलाइन चाहिए। खैर, यहाँ पे हमने पहला चार्ट यहाँ पे रख दिया और उसके साथ हम यहाँ पे दूसरा चार्ट भी हम इसके साथ यहाँ रख देते हैं। यहाँ हम एक और कोशिश करते हैं कि एक और हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आ जाए। इंसर्ट पे जाते हैं और सबसे पहले पिवट टेबल पे जाते हैं और अब हम बना लेते हैं इसका, ठीक है, कंट्रीज़ के हिसाब से। और हम यहाँ पे एनालाइज पे जाते हैं क्योंकि कंट्रीज़ का है और सम ऑफ प्रॉफिट्स का है, तो उसके लिए देखते हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट चार्ट कौन सा होगा। पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ से पाई चार्ट को जाके सिलेक्ट करते हैं। पाई चार्ट हमें ज़्यादा बेहतर इसके लिए लग रहा है और पाई चार्ट अब यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, हम इसको लेके जाते हैं और इसको भी वहीं कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पेज पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं और इसी तरीके से इसको भी हम बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं
और यहाँ पे हम जाके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके भी बटन हाइड कर लेते हैं। राइट क्लिक किया हमने, हाइड ऑल बटन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्री वाइज डेटा और ये हमारे पास चार्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चार्ट जो है उसको एडजस्ट कर लिया है। अब हम तमाम तीनों चार्ट्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जाके हमारे पास फॉर्मेट में ऑप्शन होगा अलाइन का। हम यहाँ से जाके अलाइन टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे टॉप से अलाइन हो गए हैं और इसको बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा। मज़ीद थोड़ा सा और एडजस्ट करना है तो हम इनको श्रिंक करना चाहें थोड़ा सा और श्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बटन्स लगाने हैं तो हम उस हिसाब से इसको श्रिंक कर लेते हैं। तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे जगह मज़ीद और चाहिए होगी। आपकी अपनी स्क्रीन ओरिएंटेशन जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। खैर मुझे यहाँ पे जगह मिल रही है तो मैं इसको इस हिसाब से यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बटन्स ऐड कर दूँगा तो मैं उसके लिए यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। राइट, तो ये मैंने यहाँ पे बटन्स के लिए जगह बना ली है। 3 चार्ट ऐड हो चुके हैं। जल्दी से 2 चार्ट और ऐड करते हैं, जूम आउट करते हैं और यहाँ पे 2 चार्ट हम और ऐड कर देंगे। इंसर्ट पे जाते हैं और सेम उसी तरीके से पिवट टेबल पे जाते हैं। हम इसका भी क्रिएट कर चुके हैं और इन दोनों का क्रिएट कर चुके हैं, अब सिर्फ इन 2 का रह गया। ठीक है, अब हम इसका क्रिएट करते हैं। ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट का है और इसके लिए भी हमारे पास बार चार्ट ज़्यादा सूटेबल लगेगा। तो हम ज़रा इसका बार चार्ट क्रिएट करके देखते हैं। चार्ट में गए और यहाँ से हम बार चार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारे पास चार्ट आ गया है। इसको वापस उसी जगह ले जाते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने बार चार्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ पे चार्ट आ चुका है। इसको भी आप इसकी वैल्यूज़ को रिमूव कर दीजिए, लेजेंड को भी रिमूव कर दीजिए और हम यहाँ पे इसके बटन्स को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, लाइंस को भी आपको हाइड करना है, डिलीट करना है, क्लिक करें और लाइंस को भी डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक किया लाइंस को और मैंने लाइंस को भी डिलीट कर दिया। तो अब आपके सामने ये नजर आ रहा है। कलर थीम को यो रखनी है तो इन तमाम चार्ट्स को क्लिक करके डिज़ाइन के ऊपर जाके आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन पिक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फ़िलहाल कलर थीम से कोई यहाँ पे जो है वो ज़्यादा मतलब नहीं है, तो मेरे लिए ये काफ़ी सारे ऑप्शंस सूटेबल हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक चार्ट और रह गया है। हम जल्दी से जाते हैं और यहाँ पे जाके पिवट टेबल के ऊपर जाके लास्ट वाले इसका हम जो है वो चार्ट क्रिएट करते हैं। ये भी लाइन चार्ट इसके लिए सूटेबल है। तो हम यहाँ से जाते हैं चार्ट के ऊपर, पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और अब की बार हम ये स्टैक्ड कॉलम का चार्ट जो है वो इसके लिए पिक कर लेते हैं, जो मुझे इसके लिए ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं तो तीनों कैटेगरीज़ जो है उसमें डिस्प्ले हो गई हैं। इसी को भी वापस उसी जगह ले जाते हैं और यहाँ जो जगह बची हुई है इसके ऊपर हम इसको जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जाके हम इसके ऑप्शन हाइड करते हैं और यहाँ से हमने राइट क्लिक किया और हमने इसके सारे के सारे ऑप्शंस हाइड कर दिए। वैल्यूज़ को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं बिल्कुल इसके साथ और यहाँ पे भी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इनको भी टॉप के ऊपर अलाइन कर देते हैं दोनों को। अब ये चार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा इसको देखना ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा चार्ट हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ 1 से 2 चीज़ें और हमने यहाँ पे अब इसकी ऐड करनी है, वो हैं बटन्स। तमाम चार्ट के लिए अब हम यहाँ पे बटन्स ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स ऐड करेंगे, अब वो ज़रा एक एक करके हम ऐड करते हैं। चार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, एनालाइज में जाइए। यहाँ पे हमारे 2 स्लाइसर नज़र आ रहे हैं। हम इन 2 स्लाइसर जो बटन्स हमने रिमूव किए हैं तो उनमें से कुछ बटन्स अभी हम ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टाइमलाइन स्लाइसर ऐड करते हैं। टाइमलाइन स्लाइसर के लिए ज़रूरी है कि जो डेटा आपने यूज़ किया है उसके अंदर डेट का कॉलम होना चाहिए। तो मेरे पास डेट का कॉलम ऑलरेडी मौजूद था, मैंने ओके पे क्लिक किया तो अब मेरे पास यहाँ पे एक जो स्लाइसर आ गया जो है वो डेट का स्लाइसर आ गया। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये स्लाइसर क्या काम करेगा आपको नज़र आएगा। आप किसी स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये चार्ट चेंज हो रहा है, मगर आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ एक ही चार्ट चेंज हो रहा है जो कि कंट्री वाइज है। मुझे तो सारा का सारा डेटा इसी बटन के ज़रिए चेंज करना है, तो वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से चेंज होगा। खैर पहले हम एक और स्लाइसर ऐड कर लें, फिर हम सबको कनेक्ट कर लेंगे। हम दोबारा से जो है वो इसी चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और हम वापस एनालाइज में जाते हैं। अब एक और स्लाइसर ऐड करते हैं, टाइमलाइन स्लाइसर में जाते हैं और अब की बार हम प्रोडक्ट स्लाइसर पे क्लिक कर लेते हैं
और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट स्लाइसर जो हमारा था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमने अपने लास्ट स्लाइसर को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। थोड़ा सा जो है वो हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम इसको जो है वो तमाम ऑप्शंस को अच्छे तरीके से देख सकें। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये रहा मेरा प्रोडक्ट स्लाइसर, और इसको जो है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इन स्लाइसर के भी आप हेडर्स या फुटर रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, मगर मसला क्या है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे जो चार्ट है वो चेंज हो रहा है। अब अगर मैं टिक ऑल पे करता हूँ, मैं सारे के सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, बाकी सारे चेंज नहीं हो रहे। अब हमने इन तमाम स्लाइसर को जो हमने बटन बनाए हैं इन तमाम डेटा के साथ हमने कनेक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन नज़र आएगा रिपोर्ट कनेक्शंस के नाम से, तो हम जितने भी पिवट टेबल्स हैं हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसके ज़रिए कंट्रोलिंग तमाम पिवट टेबल्स की हो। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब ज़रा देखिएगा कि मैं जैसे किस पे क्लिक करूँगा ऑप्शन पे, अब सारे के सारे जो है वो चेंज हो गए। मैं सारे अनचेक करके किसी सिर्फ एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब आपको नज़र आ रहा होगा सारे के सारे जो है वो यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। मल्टीपल क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऑन करूँगा तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सारे के सारे जितने भी चार्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। टाइमलाइन भी मौजूद है, आपको किसी भी स्पेसिफिक टाइम की यहाँ पे अगर आपको जो है वो एनालाइज करके किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में देखना हो तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो टाइमलाइन स्लाइसर भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सी यहाँ पे फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा मज़ीद हमें नज़र आ रहा है फ्लॉ, हम चाहें तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको भी बराबर में एडजस्ट कर लेते हैं और ये सारा जो ग्रिड लाइन्स हैं हम इसको भी हाइड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जाके ग्रिड लाइन्स को हाइड कर ली। अब ज़रा देखिए हमारे पास बड़ा ही बेहतरीन किस्म का हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मौजूद है। लोगो थोड़ा सा हमारे पास इधर हो गया है, लोगों को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डैशबोर्ड मौजूद है। और एक्सेल के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। यहाँ पे हम इसको अलाइन भी कर लें, ज़रा जल्दी से अलाइन टॉप पे क्लिक कर दें। सॉरी, हमने सेंटर लाइन पे क्लिक कर दिया है। हम वापस जाके अलाइन टॉप पे क्लिक करते हैं, एक मिनट अनडू करके, और हम इसे अलाइन टॉप पे क्लिक कर देते हैं। अब ये टॉप पे अलाइन हो गए हैं। अब आपको टॉप से अलाइन नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब आपको नज़र आ रहा है डैशबोर्ड हमारा, ये रहा हमारा ब्यूटीफुली क्रिएटेड डैशबोर्ड और इसके साथ यहाँ पे इसके पिवट टेबल्स और यहाँ पे हमारा डेटा मौजूद है। डैशबोर्ड के ऊपर हम कंप्लीट एनालिटिक्स देख सकते हैं, कंट्री वाइज डेटा भी देखा जा रहा है, यूनिट सोल्ड का जो है वो ग्राफ भी नज़र आ रहा है, प्रॉफिट्स का भी ग्राफ नज़र आ रहा है, इसी तरीके से कंट्री वाइज डेटा भी नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे सारी प्रोडक्ट ऑन कर लें ताकि हम इसको जो है बेहतर तरीके से देख सकें। अब ज़रा नीचे आप देख सकते हैं ये डेटा आपको नज़र आ रहा है कंट्री वाइज और प्रोडक्ट वाइज, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मज़ीद बाकी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको हाइड कर दें डैशबोर्ड को देखने के लिए ताकि डैशबोर्ड आपके पास बेहतर तरीके से नज़र आए। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज़ इट। वीडियो हम यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। एक्सेल की बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, डैशबोर्ड को भी बनाना सीखा है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।